हुआई सियांग का जनरल झाओ फेंग को टारगेट करने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था और ना ही इस मामले का कोई लेना देना किसी जासूस से है। ये सब झाओ तुओं ने अपने स्वार्थ के लिए किया है। वांग वान तुरंत हुआई जुआंग का पक्ष लेकर बोला। वांग वान के बोलते ही हुआई जुआंग सब समझ गया। वो तुरंत झुककर बोला, चांसलर वांग जो कह रहे हैं वही सही है। ये सब उस झाओ तुओं की चाल थी। मैं तो समझ ही नहीं पाया कि वो कितना धोखेबाज इंसान है। कृपया महाराज इस बुढ़े नौकर को दंड दीजिए। ये बात क्लियरली पॉलिटिकल स्मार्टनेस थी। हुआई जुआंग की बात सुनकर यिंग ज़ेंग ने उस पर गहरी नज़र डाली पर कुछ बोला नहीं। तिंगवेई, यिंग ज़ेंग ने गंभीर आवाज में पूछा, चिन की कानून के हिसाब से चैन ताओ और झाओ तुओं का क्या दंड होगा? लीसी तुरंत बोल उठा, उच्च अधिकारी के आदेश का उल्लंघन करना। इस जुर्म की सबसे बड़ी सज़ा है 100 चबुक, पदवी में गिरावट और उनकी रैंक का हटाया जाना, और बिना अनुमति सेना को ले जाना जिससे वे सिटी बर्बादी के करीब पहुंच गई। ये महाअपराध है। दोनों को सारी सैनिक पदवियों से हटाकर प्रोक्लेमेशन प्रिजन भेज दिया जाना चाहिए। इन दो वाक्यों ने चैन ताओ और झाओ तुओं की जिंदगी का फैसला कर दिया। शायद उन्हें मारा नहीं जाएगा, पर जिंदगी भर की कैद या फिर गुलाम बनकर मरना ये तय था। जब उन्होंने अपनी मर्जी से 10,000 सिपाहियों को ले जाकर वे सिटी को कमज़ोर किया, तभी उन्होंने अपना किस्मत लिख दिया था। वे सिटी गिर जाती तो झाओ फेंग ही नहीं, पूरी सेना का विनाश होता। इसीलिए झाओ फेंग ने ख्वाए पू को अकेला भेजा था, ताकि चैन ताओ और झाओ तुओं का पूरा हिसाब हो जाए। झाओ फेंग का अपना तरीका है। अगर तुम उसके आदमी हो या उसके आदेश मानते हो तो वो तुम्हारा साथ देता है, पर अगर तुम उसे मरवाने का इरादा रखते हो फिर वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। फॉलो द थिंगवेज काउंसिल, यिंग ज़ेंग ने ठंडी आवाज में हुक्म दिया। आदेश लिखो, चैन ताओ और झाओ तुओं की सारी सैनिक पदवियां और उपाधियां छीन लो। दोनों को तुरंत प्रोक्लेमेशन प्रिजन भेज दिया जाए। लीसी बहुत खुश होकर झुक गया। ये नौकर आदेश पालता है। हुआई सियांग, यिंग ज़ेंग ने हुआई जुआंग की तरफ देखकर कहा, इस बार मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा, पर अगली बार नहीं होगा। तुम्हारे इस काम से चिन के वफादार सैनिकों का दिल दुखा है। हुआई जुआंग का रंग उड़ गया। वो झुककर बोला, धन्यवाद महाराज कि आपने दया दिखाई। अगर वे सिटी गिर जाती तो वो मौका पकड़कर झाओ फेंग को नीचा दिखाता, पर किस्मत उसके साथ नहीं थी। झाओ फेंग ने वेई वूजी को एक ही वार में हरा दिया। ये महायुद्ध जीतने पर उसे बड़ा इनाम मिलना ही चाहिए। यिंग ज़ेंग के चेहरे पर खुशी चमक उठी। मैंने उससे वादा किया था कि अगर वो वे सिटी बचाए मैं उसे मेन जनरल बनाऊंगा, पर आज उसने जो कर दिखाया है इसका इनाम उसे अभी मिलना चाहिए। ग्रेट किंग सही फरमाते हैं, हानफी तुरंत बोले। जनरल झाओ का योगदान अतुलनीय है। वो मेन जनरल के लायक हैं। आदेश लिखो, यिंग ज़ेंग ने जोर से कहा। झाओ फेंग को एक रैंक बढ़ाकर चिन का मेन जनरल बनाया जाता है। अब वो 1 लाख सेना का अधिकारी होगा, साथ ही 1,000 सोना, 50,000 ख्यान, 100 नौकर, 100 जेड के टुकड़े, 1,000 बेहतरीन कपड़े और 50 हिफाजती सिपाही दिए जाते हैं। ग्रेट किंग धन्य है, सभी मंत्री एक सुर में बोले। यू लियाओ तब आगे बढ़कर बोला, महाराज ये जीत सिर्फ झाओ फेंग की नहीं थी, बल्कि लाख सिपाहियों का लहू बहाने का परिणाम था। युद्ध से पहले झाओ फेंग ने एक अनुरोध लिखवाया था। अब वक्त आ गया है वो आपको बताने का। झाओ फेंग का कोई अनुरोध? यिंग ज़ेंग हैरान हुआ। यू लियाओ ने पत्र खोला और पढ़ने लगा। पैनल बटालियन के सिपाही जो सरेंडर करने के बाद युद्ध लड़ रहे थे, वे अगर देश के लिए शहीद होते हैं, उनके परिवार को भी रेगुलर चिन सिपाही के परिवार के बराबर मुआवजा दिया जाए। सुनकर यिंग ज़ेंग का चेहरा नर्म पड़ गया। वे भी चिन के लिए मरे, उनका परिवार मुआवजे का हकदार है। मैं इसे मंजूरी देता हूँ। ग्रेट किंग सचमुच दयालु हैं। यू लियाओ झुक गया। और जो भी वे सिटी की रक्षा में शामिल थे, उन्हें भी उनके युद्ध के अनुरूप पुरस्कार मिलेगा। युद्ध का हिसाब किताब झाओ फेंग और मिलिट्री जज मिलकर करेंगे। कोर्ट डिसमिस्ड। दरबार छूटने के बाद सब मंत्री चले गए। इस धार ग्रेट किंग चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर झंगटाई पैलेस में बैठे थे। एक शराब का मटका लाओ, यिंग ज़ेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। आज मैं थोड़ी सी पिएंगे।
झाओ गांव ने पूछा, महाराज अगर थोड़ा मनोरंजन चाहते हैं तो क्या मैं रानीवियों को बुलाऊं? नहीं, यिंगज़ेंग ने सिर हिला दिया। आज का पीना मनोरंजन के लिए नहीं है। महाराज को आज बड़ी खबर मिली है। तो क्या आज रात आप मिसेस हू के पास जाएंगे? आज तो 18वें प्रिंस का 10वां जन्मदिन भी है। हर का बर्थडे आज है, मैं तो भूल ही गया था। यिंगज़ेंग को याद आया। देश युद्ध में है, महाराज पर जिम्मेदारियां बहुत है, भूल जाना स्वाभाविक है। झाओ गांव ने मधुर अंदाज में कहा, उसके लिए एक बर्थडे गिफ्ट तैयार करो, आज रात में मिसेस हू के महल जाऊंगा। जैसे आदेश। झाओ गांव झुककर पैलेस से निकल गया। मिसेस हू का महल। सेंट्रल चैरियट कमांडर आ रहे हैं, एक अधिकारी ने पुकारा। मिसेस हू, बहुत खूबसूरत और अदाओं वाली, तुरंत खड़ी हो गई। उसके पास खड़ा था एक 10 साल का छोटा सा लड़का हू हाई। हाई, जल्दी उठकर अपने गुरु का स्वागत करो। हू हाई उठकर दरवाजे की तरफ देखता रहा। कुछ ही पलों में झाओ गांव अंदर आए। मिस्टर झाओ, आप आ गए, मिसेस हू ने प्यार से कहा। क्लियरली वो उस पर काफी निर्भर थी। मैडम, ये क्या शिष्टाचार, मैं तो आपका सेवक हूँ। मिस्टर झाओ, आप हाय के गुरु हैं, आप हमारे लिए परिवार जैसे हैं। हाय, गुरु को प्रणाम करो। हू हाई ने गहरी प्रणाम किया। गुरुजी को प्रणाम। झाओ गांव खुश हो गया। प्रिंस, उठ जाइए। फिर उसने मिसेस हू की तरफ देखा। मैडम, क्या आप जानती हैं मैं क्यों आया हूँ? ग्रेट किंग आज रात यहाँ आ रहे हैं। मिसेस हू की आंखों में चमक आ गई। जाओगा मुस्कुराया। मैंने महाराज को बताया कि आज प्रिंस हू हाई का बर्थडे है। महाराज ने गिफ्ट तैयार करवाया है और वो खुद आपको मिलने आ रहे हैं। मिसेस हू ने हल्की सी शिकायत की। अगर आप ना होते मिस्टर झाओ तो शायद महाराज मुझे काफ़ी देर तक याद ही ना करते। झाओ गांव हंसा। आज तो किस्मत ने साथ दिया। झाओ फेंग की बड़ी जीत हुई है, महाराज बहुत खुश है। तभी मैंने हिम्मत की आपका जिक्र करने की। फिर उसने सर्वेंट्स की तरफ देखा। मिसेस हू तुरंत समझ गई। सब बाहर जाओ, दरवाज़ा बंद करो। सब सर्वेंट्स चले गए। अब झाओ गांव ने असली बात की। मैडम, ये जीत एक मौका है। अगर आप सही कदम उठाएं तो प्रिंस के भविष्य के लिए बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। कौन सा मौका मिस्टर झाओ? मिसेस हू पूरी उत्सुकता से बोली। झाओ फेंग का नाम सुना है? नहीं, मिसेस हू ने सिर हिला दिया। चीन का सबसे युवा डेप्यूटी जनरल और अब तो मेन जनरल बनने वाला है। महाराज उसे बहुत पसंद करते हैं। आगे चलकर वो अगला सुप्रीम जनरल भी बन सकता है। मिसेस हू घबरा गई। आप कह रही हैं हम उसे अपनी तरफ करें, पर क्या वो मानेगा? मिसेस मी भी ज़रूर ट्राई करेंगी और फूसू के पास तो पूरा चांसलर ग्रुप है। मैडम, चिंता मत करिए, झाओ गांव ने थोड़ी सी हंसी के साथ कहा। झाओ फेंग समझदार है, उसे पता है कि अगर फूसू राजा बना तो उसका अंत सही नहीं होगा। मिसेस हू की आंखें चमक उठी। मतलब उसके पास सिर्फ हाई ही एक विकल्प बचता है। हाँ, झाओ गांव ने निश्चित आवाज में कहा। महाराज का भरोसा उस पर अपार है। अगर आप उसे अपनी तरफ कर लेती हैं तो प्रिंस के पास वो सेना की शक्ति आ जाएगी जो फूसू के पास नहीं है। मिसेस हू बहुत खुश हो गई। मिस्टर झाओ, अगर आप ना होते तो मैं ये चांस खो देती। तभी कोने में छोटा हू हाई अपने जूतों से खेलते हुए बैठा था, बिल्कुल अनजान कि उसके आसपास राजनीति का तूफान चल रहा है। उधर एल्डेस्ट एम्पायर सन फूसू के मैंशन में फूसू ने वांग वान और चुनियू यू की तरफ हैरानी से देखा। गुरुजी, चांसलर वांग, आप लोग झाओ फेंग को क्यों टारगेट कर रहे हैं? आप तो उससे दुश्मन बना रहे हैं। पिता उस पर बहुत विश्वास करते हैं और हम उसे दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सही नहीं है। वांग वान ने चुनियू यू को एक तेज घूरी दी। ये सब उसकी वजह से हुआ था। चुनियू यू ने सीफार किया। ये मेरी गलती थी। रॉयल डॉटर की वजह से मैंने मेंजिया को झाओ फेंग के पास भेजा, पर उस आदमी ने जरा भी सम्मान नहीं दिया। उसने मेंजिया को खूब पीटा। फूसू का चेहरा सख्त हो गया। गुरुजी, आपने मेंजिया को भेजा क्यों? क्या आप उसे धमका रहे थे? धमकी नहीं, सिर्फ एक सलाह दी थी, पर वो नाशुक्रा आदमी सुना ही नहीं। चैप्टर 203, चैप्टर 117, वांग जैन का पैगाम और जाओ फेंग की बेचैन उम्मीद। एडवाइस? अच्छा, जाओ फेंग को मेरी तरफ से एडवाइस दी जा रही थी। उन्हें समझाने की कोशिश? किस बात पर?
क्या ट्यूटर ने उन्हें कहा कि प्रिंसेस को छोड़ दें और मुझे दे दें? अगर सच में ऐसा ही हुआ है तो गलती मेरी है। फुसू ने गहरी सांस ली और गुस्से भरी आवाज में बोला, ट्यूटर, आपने मुझे एक ऐसे आदमी की जिंदगी और उसकी शादी बर्बाद करने वाले स्थान पर खड़ा कर दिया है। मैं ज़ाओ फेंग से कभी नहीं मिला, पर मैं उसकी फितरत समझ सकता हूँ। वो एक जवान सैनिक है जिसने जान की बाजी लगाकर अनेक सेनाएं उपलब्धियां हासिल की हैं। एक सिपाही को ढांककर उसका घर तोड़ने की कोशिश? जो बात एक सिपाही को भड़का सकती है, वो बात एक साधे विद्वान को भी पागल कर दे, अगर वो राज परिवार से ना हो। फुसू की आवाज थोड़ी तेज हो गई। वो चुन्यू युए की हरकत से सच में नाराज था। चुन्यू युए का सर झुक गया। उसे मालूम था फुसू के नजरिए से वो गलत है, पर उसके नजरिए से बिल्कुल गलत नहीं। एल्डेस्ट इम्पायल सन के लिए एक साधारण डेप्यूटी जनरल की शादी तोड़ देना, ये तो आम बात थी। ज्यादातर लोग तो खुशी खुशी मान जाते। दुर्भाग्य से सामने ज़ाओ फेंग जैसे आदमी आ गए। राजकुमार, वांग वान ने धीरे से कहा, अब जब बात यहाँ तक आ गई है, चुनियों का किया गया काम पलट नहीं सकता। ऊपर से ज़ाओ फेंग अब एक उभरती हुई शक्ति बन चुका है। अब उससे मनाने की या उसे अपनी तरफ करने की सब उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं। वांग वान का असल प्लान था ज़ाओ फेंग को पूरी तरह दबा देना, पर किसी ने नहीं सोचा था कि ज़ाओ फेंग 2 लाख की फौज से टकराकर वी वूजी को हरा देगा। ना उसने सोचा था, न दरबार ने, न ही पूरी दुनिया ने। अगर कभी मौका मिला तो मैं खुद जाकर ज़ाओ फेंग से माफ़ी मांगूंगा। ये नहीं हो सकता राजकुमार, चुन्यू युए तुरंत बोल पड़ा। चाहे ज़ाओ फेंग की चाह कितनी भी बढ़ जाए, आखिर वो एक प्रजा ही है। आपका दर्जा उससे कहीं ऊपर है। आप उससे माफ़ी नहीं मांग सकते। वांग वान भी सर हिलाने लगा। राजकुमार, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जब से ज़ाओ फेंग वी सिटी की रक्षा में लगा था, हमने दरबार में उसको दबाया है। अब रिश्ता सुधारने का कोई रास्ता नहीं। अब जब हमने उस पर दबाव बना दिया है, तो अब ये रास्ता पूरा ही चलना होगा। मुझे विश्वास है ज़ाओ फेंग की यात्रा हमेशा इतनी आसान नहीं रहेगी। वांग वान ने गहरी आवाज में कहा। फुसू बस चुप होकर उन्हें देखते रहे। चाहे वो एल्डेस्ट इम्पायरल सन था, पर असली नियंत्रण वांग वान जैसे लोगों के हाथ में था। शायद इसी वजह से यिंगज़ेन उससे निराश था। एक सच्चा युवराज अपने विद्वानों को चलाता है, उनके हाथों से नहीं चलता। और फुसू बहुत ज्यादा दयालु था। ज़ाओ राज्य, हानडान लोंगताई महल। क्या वी वूजी हार गया? ये कैसे हो सकता है? चिन की यंगचुआन वाली सेना तो आधी टूटी हुई थी और अंदर से लड़ रही थी। वी वूजी 2 लाख की फौज लेकर गया था, कैसे हार सकता है? ज़ाओ यान का चेहरा गुस्से और हैरानी से टेढ़ा हो गया। सारा दरबार बेहोश जैसा हो गया। ये कैसे हुआ? एक छोटा सा चिन का डेप्यूटी जनरल इतने बड़े सेनापति को हरा दे? आखिर वी की सेना के साथ हुआ क्या? अब वी हार गया है तो ज़ाओ अकेला पड़ जाएगा। हालात बहुत खराब हो रहे हैं। लॉन्ग टाइम महल अफरा तफरी से भर गया। ग्रेट किंग, ज़ाओ ही आगे बढ़कर बोला, वी हार चुका है। उन्होंने अपनी फौज पीछे बुला ली है। हमें भी यान से अपनी फौज वापस बुलानी होगी, वरना परिणाम संकटनाक होंगे। बिल्कुल नहीं, ज़ाओ यान गरज उठा। जनरल पंग पुआन यान पर बिजली की तरह टूट पड़ा का। हजारों ली की धरती ले ली गई थी, दर्जनों शहर जीत लिए गए थे। अगर अब सेना वापस बुला ली, ये सब बर्बाद हो जाएगा। पर महाराज, ज़ाओई ने जोर दिया, हमारे पास दाए जिले में हमारी 2 लाख की फ्रंटियर आर्मी भी मंगवू में अटकी हुई है। अगर पंगपुआन नहीं आया तो हमारा कोई चांस नहीं। ज़ाओई का ध्यान राज्य को बचाने पर था, ज़ाओ यान का ध्यान जीती हुई धरती को छोड़ने पर नहीं। लेकिन लियांपो तो है हमारे पास। जब तक वो कुयांग रोककर खड़ा है, चिन आगे नहीं बढ़ सकता। जब यान जीत लेंगे, एलीट फोर्सेस वापस आ जाएंगी। उसकी आवाज में उस व्यक्ति की जिद थी जो हकीकत देखना ही नहीं चाहता। पर महाराज, ज़ाओई फिर बोलने लगा। तभी गुओकाय आगे आया।
महाराज का फैसला अंतिम है। लॉर्ड चुनपिंग, ज्यादा जिद का क्या फायदा? एलीट फोर्सेस जरूर यान में है, पर हमारे पास शहरी सेना भी है। हम उनमें से 1 लाख को लियांपो की मदद के लिए भेज सकते हैं। वो तुरंत जाओयान के सामने चूक गया। महाराज, हम एलीट फोर्सेस वापस नहीं लेंगे, पर शहरी सेना को भेजकर चिन को रोका जा सकता है। जाओयान का चेहरा खिल उठा। दरबार में जो भी उसकी बात समझता था वो बस गुओकाई ही था। प्रधानमंत्री सही कह रहे हैं। जाओयान हंस पड़ा। ये नहीं हो सकता। जाओई ने आखिरी बार समझाने की कोशिश की। अगर शहरी सेना को शहरों से निकाल दिया गया तो हमारी सीमा के सारे शहर बिना रक्षा के रह जाएंगे। अगर लियांपो हार गया तो एक भी शहर नहीं बच पाएगा। लेकिन जाओयान सुनने को तैयार नहीं था। चैप्टर 204 वांगजेन का दूत, झाओ फेंग की बेचैनी, पार्ट 2। पर झाओयान को किसी की बात सुनने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी। चुप रहो, बादशाह के सामने जुबान मत चलाओ। किन सेना? झाओयान ठंडी सी हंसी के साथ बोला। मैंने उन्हें कभी खास तवज्जो दी ही नहीं। इस वक्त झाओ का असली दुश्मन यन है। हमारे बहादुर सैनिक लगातार यन सेना को पीछे ढकेल रहे हैं। लगभग आधा यन हमारे कब्जे में आ चुका है। जल्द ही यन नष्ट हो जाएगा। ये कहकर उसने गोकाय की तरफ देखा। प्रधानमंत्री, दास हाजिर है। गोकाय तुरंत झुककर बोला। मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, 1 लाख प्रेफेक्टर सोल्जर्स को तुरंत लियांपो की मदद के लिए भेजो। झाओयान ने सख्ती से कहा। आदेश का पालन किया जाएगा महाराज, गोकाय बोला। पर महाराज, इतने सारे सैनिकों के लिए अन्नदान का प्रबंध बेहद भारी पड़ेगा। सर्दी की फसल अभी दूर है, खाद्यान्न की खपत बढ़ रही है। मुझे डर है कि राष्ट्रीय भंडार और स्थानीय अनाज की कोठियां ये बोझ नहीं झेल पाएंगी। झाओयान पल भर को सोचा, फिर ठंडी आवाज में बोला। प्रधानमंत्री, तुम इसकी व्यवस्था करो। जरूरत पड़े तो कर लगा दो और बढ़ा दो। इस बात पर सभी मंत्रियों के चेहरे सफ़ेद पड़ गए। झाओ में कर पहले ही आसमान छू रहे थे और अब उन्हें और बढ़ाना, बगावत की संभावना खुद ब खुद बढ़ जाएगी। लेकिन कोई भी बादशाह को रोकने की हिम्मत नहीं कर सका। तभी महल के बाहर से एक गूंजती हुई आवाज आई। रिपोर्ट, कुयांग से अत्यंत आवश्यक संदेश। कुयांग? झाओयान तैशा। क्या हुआ, बताओ। लोअर कुयांग गिर गया है। कुयांग सिटी अब पूरी तरह से अलग पड़ चुका है। धूत चीख उठा। क्या? लोअर कुयांग गया? झाओयान गुस्से से फट पड़ा। लियांपो तो डिफेंस का माहिर है, ये क्या कर रहा था? उस बुढ़े पर इस बादशाह ने कितना विश्वास किया। महाराज, झाओ ये तुरंत बीच में आकर बोले। जनरल लियांपो के पास सिर्फ 1 लाख सेना है, सामने किन की कई गुना ज्यादा फौज। इतने महीनों तक टिक पाना ही बड़ा काम था। लोअर कुयांग टूटने से कुयांग सिटी अकेली पड़ गई। झाओयान घबरा कर बोला। अब बताओ, झाओ क्या करे? जनरल लियांपो की स्थिति क्या है? झाओ ई ने पूछा। धूत ने दर्द भरी नजर से एक सिल्क लेटर निकाला। ये वृद्ध सेनापति का अंत्य पत्र है। झाओयान ने बेपरवाह हाथ हिलाया। इसे पढ़ो, मैं नहीं पढ़ता। ये दास अनपढ़ है, धूत डरा हुआ बोला। झाओ ये आगे बढ़ा और पत्र ले लिया। जैसे ही उसने पढ़ा उसके चेहरे का रंग उड़ गया। बुढ़ा सेनापति पीछे नहीं हटने वाला। वो कुयांग सिटी को अंतिम सांस तक बचाएगा। जब तक एक सिपाही जिंदा है तब तक लड़ेगा। किन सेना की लाशों से मिट्टी रंग देगा और झाओ को बचाने के लिए अपनी जान दे देगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। झाओयान के चेहरे पर थोड़ी राहत नजर आई। वाह, बुढ़ा सेनापति अब भी अपना फर्ज निभा रहा है। उसके मरने तक डिफेंस से हमें तैयारी का वक्त मिल जाएगा। वांग मंत्री, दरबार समाप्त होते ही आदेश जारी करो। सभी प्रेफेक्टर सोल्जर्स को जिनयांग की सुरक्षा के लिए जमा करो। जनरल यंजू, तुम जिनयांग की सुरक्षा स्वयं संभालो। एक जनरल तुरंत झुककर बोला। आदेश का पालन होगा महाराज। इस पर झाओई बिल्कुल टूट गया। महाराज, हालात हद से ज्यादा खराब हो चुकी है। लियांपो अपनी जान कुर्बान कर रहा है ताकि झाओ बच सके, और आप फिर भी यन से सेना नहीं बुला रहे। 1 लाख आम सिपाही किन की एलीट शार्प वॉरियर्स को रोक पाएंगे? ये विश्वास कैसे? उसकी आवाज गुस्से और बेचैनी से कांप रही थी। गुओकाय तुरंत आगे आकर बोला। झाओई, तुम हद पार कर रहे हो। बादशाह से इस तरह बात करते हो?
बादशाह ही झाओ का मालिक है। जब उन्होंने फैसला कर लिया, तुम कौन होते हो टोकने वाले? बादशाह ही मालिक हैं, सही, लेकिन अगर झाओ बर्बाद हो गया तो क्या रहेगा हुकूमत करने के लिए? महाराज, कृपया यान की सेना वापस बुला लीजिए। ये लियानपो की आखिरी गुहार है। पर झाओ यान फट पड़ा। बस, ये युद्ध रुकेगा नहीं। लियानपो अभी और समय खरीद लेगा। मेरे पास 1 लाख प्रेफेक्टर सोल्जर्स हैं। किन चाहे कितना भी मजबूत हो, 2 लाख स्केटी सिटी डिफेंस को 1 साल तक नहीं तोड़ सकता। ऑर्डर भेजो पंकवान को, अटैक तेज करो। उससे बोलो झाओ के अंदर की चिंता ना करे। झाओ यान ने अपना हाथ हिलाया। आज का दरबार समाप्त। वो गुस्से से भागता हुआ महल से बाहर चला गया। झाओ ये खड़ा हो गया, और जब उसने पीछे मुड़कर झाओयान की पीठ देखी, उसके सब्र का बांध टूट गया। वो दरबार के बीचों बीच चिल्लाया, झाओयान, एक दिन तुम इसका पछतावा करोगे। झाओ तुम्हारे हाथों तबाह होगा। जिस दिन देश बर्बाद होगा, उस दिन तुम्हें अपने पिता का चेहरा दिखाने लायक भी नहीं रहोगे। लेकिन जाओयान ने ऐसा दिखाया जैसे कुछ सुना ही ना हो। कुरियांग शहर में किन सेना ने एक और तीव्र हमला शुरू कर दिया। लियानपो पूरी कवच पूर्व सजावट में शहर के मध्य बैठा अपनी सेना की व्यवस्था संभालते थे। सेनापति, किन सेना का हमला बहुत ही भयंकर हो गया है। कुवियांग शहर में अब 50,000 से भी कम सिपाही बचे हैं। किन सेना की इस रफ्तार से अगर हम अंतिम आदमी तक भी लड़ लें तो आधा महीना मुश्किल से टिक पाएंगे। उपसेनापति ने गहरी चिंता के साथ कहा, लोअर कुवियांग गिर चुका है और हमारी पिछली पंक्तियां टूट चुकी हैं। ये आधा महीना मेरे लियनपो द्वारा झाओ को दिया हुआ अंतिम मौका होगा। अगर महाराज मेरी भावना समझ पाए तो वो तुरंत यण से सेना वापस बुला लेंगे। 3 लाख सेना लौट आई तो झाओ का विनाश रुक जाएगा। लियनपो ने कोमल सी मुस्कान के साथ कहा, पर अगर महाराज ने वापस बुलाने का आदेश ही नहीं दिया तो? उपसेनापति ने धीरे से पूछा। लियनपो का वृद्ध चेहरा एक पल के लिए उदास हो गया। उसने आसमान की तरफ देखा, तो हमारा झाओ गहरी मुसीबत में पड़ जाएगा। सेनापति, उपसेनापति ने फिर कहा, हमें कुवियांग में मरने की जरूरत नहीं, हम लड़ते लड़ते पीछे हट सकते हैं। किन सेना की रफ्तार वैसे ही रुक जाएगी। लियनपो हल्की हंसी के साथ बोला, अगर महाराज वापस बुलाने का आदेश देते हैं तो मैं अपनी जान लगाकर कुवियांग बचाऊंगा। अगर नहीं देते तो तुम्हारी योजना अपनाएंगे, लड़ते लड़ते पीछे हटेंगे। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है महाराज समय पर सच्चाई समझ जाएंगे। इस बात पर लियनपो की आस्था कभी नहीं हिला। वे के छोटे से शहर में झाओफेंग शहर की दीवार पर खड़ा था, नीचे बिछे हुए लाशों को शांत नज़रों से देखते हुए। जनरल, तुसुई ने आकर रिपोर्ट दिया, शहर पूरी तरह से कब्जे में है। यहाँ तैनात 5,000 वे सैनिक हार गए और हमने 2,000 से ज़्यादा को कैद कर लिया है। अच्छा, झाओफेंग ने सर हिलाया, आंखों में एक तीखी चमक। ये 10वां शहर है, आगे बढ़ते रहो। इस रफ्तार से हम 2 महीने में झाओ की सीमा तक रास्ता खोल देंगे। तुसुई हंसकर बोला, इसे ही कहते हैं गिलते हुए को धक्का देना। वेवूजी हमसे कुछ ज्यादा लड़ ही नहीं पा रहा। सारे शहर जो उनकी राजधानी की तरफ जाते हैं हमारे रास्ते में है, और झाओ की तरफ जाने वाले रूट पर तो कुछ ही सिपाही हैं, बस कुछ प्रीफेक्चर सोल्जर्स। झाओफेंग ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, जनरल कितने लोग यहाँ तैनात करें? तुसुई ने पूछा, वही पुराना नियम, सीमा के शहरों में ज्यादा सेना रखो, बीच के शहरों में 1000 सिपाही काफ़ी हैं। अगले शहर को जीतने के बाद पीछे के सुरक्षित शहरों से सेना आगे खींच लेंगे। यही झाओफेंग की गैरिजन स्ट्रैटेजी थी। चालाकी से सोची, एक एक कदम पर सोची समझी, खिलाड़ी की तरह। समझ गया जनरल, तुसुई झुककर बोला और तुरंत वापस चला गया। ज़ांगमिंग सामने आया। मेरे स्वामी, वैसे ये विजय सोचा भी नहीं था इतना बड़ा होगा। हिसाब किताब तैयार है? झाओफेंग ने पूछा। जी, यहाँ प्रतिवेदन है, पढ़ो। वे सिटी की रक्षा से लेकर अब तक हमारे 43,000 से ज़्यादा हानि हुई है। 28,000 से अधिक शहीद, 15,000 घायल। हल्का घायल वापस मोर्चे पर हैं,
गंभीर रोगी वुंडेड सोल्जर कैंप में। अच्छा, झाओफेंग ने धीमी सी मुस्कान के साथ कहा। वे की हानि देखकर तो हमारी विजय और भी बड़ी लगती है। सिर्फ वे सिटी के नीचे ही 80,000 से ज्यादा शव दिख रहे हैं। वे को इस युद्ध ने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। सिर्फ लाश ही नहीं, ज़ांगमिंग हंस पड़ा। शांगवे सिटी में मौजूद अन्नधान, जो 2 लाख वे सेना को आधा साल तक चला सकता था, सब हमारे हाथ लग गया। किसी जिम्मेदारी दी है इस सब का? झाओफेंग ने गहरी नज़र से पूछा। स्वामी, चिंता मत करिए। 10,000 सेना को आधा साल खिलाने लायक अन्नधान मैंने चुपके से ट्रेनिंग ग्राउंड्स भेज दिया है। और उसने आवाज़ धीमी की, 20% वे सेना का खजाना भी मैंने गुप्त तरीके से निकाल लिया है। झाओफेंग के चेहरे पर संतुष्टि की चमक आ गई। बहुत अच्छा, ये मौका वो कैसे छोड़ता। युद्ध के दौरान मिलने वाला सब कुछ, अन्नधान और धन, सब उसके अपने पक्ष के काम आ सकते थे और सब उसके भरोसे के लोग संभालते थे, इसलिए कोई शक भी नहीं करेगा। बाकी तो सच यही था कि अगर झाओफेंग ने इतना बड़ा जोखिम ना उठाया होता तो ना शांगवे सिटी मिलता और ना वे वुजी गिरता। इसलिए वो बिल्कुल सही समझता था कि ये राब उसका हक है। रिपोर्ट, सीनियर जनरल के कैंप से सेना आदेश आया है। एक विश्वासपात्र तेज कदम बताता आया, साथ में वांग जैन की पर्सनल गार्ड का एक अधिकारी। जनरल झाओ, पर्सनल गार्ड ने गहरी श्रद्धा के साथ झुककर कहा। सीनियर जनरल का क्या संदेश है? झाओफेंग तुरंत पूछे। जनरल झाओ को बधाई देने। वांग जेन ने सुना कि आपने वे सेना को शानदार तरीके से हराया है। उन्होंने मुझे भेजा है आपकी प्रशंसा करने के लिए। सीनियर जनरल ने कहा, ये युद्ध बेहद खूबसूरती से लड़ा गया। झाओफेंग जोर से हंस पड़ा। सीनियर जनरल की इतनी ऊंची प्रशंसा, लगता है इस बार सच में मैंने कमाल कर दिया। जनरल झाओ बहुत विनम्र हो रहे हैं, गार्ड ने मुस्कुराते हुए कहा। चैप्टर 206, चैप्टर 117, वांग जैंग का दूत, झाओफेंग की उम्मीद, पार्ट 4। शांगजैंग जुन ने कहा है कि एक दिन ये जंग पूरे देश में मशहूर होगी। हर कोई जनरल झाओ के वेवुजी पर प्राप्त विजय का नाम लेगा। ये सच में कम लोगों की सेना का ज्यादा पर जीतना, कमजोर का शक्तिशाली को हरा देने वाला महायुद्ध था। वो ट्रस्टेड एड मुस्कुराते हुए बोला। आंखों में झाओफेंग के लिए खड़ी हुई इज्जत साफ दिखती थी। तारीफ तो ठीक है, पर झाओफेंग ने कि शांगजैंग जुन ने कोई और निजी हिदायत दी है? तारीफ सुनना अच्छा लगता था, पर झाओफेंग का मन इस वक्त सिर्फ एक चीज चाहता था, जल्दी से वापस युद्ध में घुसना। उसके सारे एट्रीब्यूट्स ब्रेक थ्रू के बिल्कुल करीब थे। जनरल, ये उनका आपके लिए एक प्राइवेट लेटर है। उन्होंने कहा, इसे पढ़कर आप बहुत खुश होंगे। एड ने अपनी पोशाक से एक सिल्क का पत्र निकाला और पूरे अदब से झाओफेंग को पकड़ा दिया। प्राइवेट लेटर? झाओफेंग एक पल के लिए हैरान रहा, फिर तुरंत पत्र लेकर पढ़ने लगा और उसके चेहरे पर तुरंत एक चमक आ गई। यानर जल्दी ही जन्म देने वाली है। पत्र के हिसाब से लगभग ये अगले 2 हफ्ते के अंदर ही होने वाला था। झाओफेंग का दिल खुशी से भर गया, पर साथ ही एक बेबसी का तीर भी अंदर चुभ गया। मैं बाप बनने जा रहा हूँ, पर इस वक्त जब यानर को सबसे ज्यादा मेरी जरूरत है, मैं उसके पास भी नहीं हो सकता, और अभी तक मैंने उसे सही पति का दर्जा भी नहीं दिया। ये सोचकर झाओफेंग का दिल कसक गया। पर युद्ध में फंसा एक जनरल अपनी किस्मत का मालिक कब होता है? आपका कोई जवाब या संदेश है जो मैं वापस ले जाऊं? ट्रस्टेड एड ने पूरी इज्जत से पूछा। शांगजैंग जुन ने कहा था, आप पढ़कर जरूर कुछ कहना चाहेंगे। बिल्कुल, झाओफेंग ने तुरंत कहा। एक संदेश है, ये जियांगयांग भेजना जरूरी है। जनरल, आप निश्चिंत रहें, मैं सब काम ठीक से कर दूंगा। झाओफेंग ने हाथ उठाया। ज़ांगमिंग तुरंत एक खाली सिल्क और ब्रश लेकर आ गया। वो हमेशा जनरल के साथ यही सामान रखता था। थोड़ी देर बाद झाओफेंग ने पत्र लिख लिया, उसे ट्यूब में रखा और सील कर दिया। भाई, इसे पहुंचा देने की तकलीफ उठाओगे? झाओफेंग ने कहा। जनरल, ये मेरा फर्ज है।
एड तुरंत झुक गया। ओह हाँ, जाओ फेंग ने जांग मिंग की तरफ देखा। उन्हें एक बैटल रिपोर्ट भी दे देना शांग जैंगजुन के लिए। एज यू कमांड। जांग मिंग ने पहले से तैयार रिपोर्ट एड को सौंप दी। एक और बात है, एड ने तुरंत कहा। रॉयल एनवॉयस यांगयांग से निकल चुका है, कुछ ही दिनों में पहुंचकर आपकी इनाम और पदों की पुष्टि करेगा। ये सुनते ही जाओ फेंग के चेहरे पर उम्मीद चमक उठी। इस बार किंग ऑफ क्विन मुझे मेन जनरल का दर्जा देगा ही, और शायद मेरा नोबल रैंक भी बढ़ जाए। किंग ऑफ क्विन ने वादा किया था, वे सिटी को रोकना इक्वल टू मेन जनरल का पद। डेप्यूटी जनरल से मेन जनरल तक का चढ़ाव सिर्फ एक कदम नहीं होता, ये पूरी एक दुनिया की ऊंचाई है। एड के जाते ही जांग मिंग ने हाथ जोड़कर मुबारकबादी दी। मेरे स्वामी, जैसे ही रॉयल एनवॉय आएगा, आप मेन जनरल बन जाएंगे। क्विन के इतिहास में सबसे जवान मेन जनरल, सिर्फ 17 साल की उम्र में कौन आपका मुकाबला करेगा? आसपास के सारे ट्रस्टेड सोल्जर्स का सीना गर्व से फूल गया। जाओ फेंग बस हल्का सा मुस्कुरा दिया। एड के जाते ही वो तुरंत अपने असली रूप में लौट आया। कमांड पास करो, जाओ फेंग ने गहरी आवाज में कहा। हमला जारी रखो, जितनी जल्दी हो सके जाओ स्टेट तक रास्ता खोल दो। एक बार में जाओ का अंत करने वाली जंग में हम भी हिस्सा लेंगे। एज यू कमांड। वे डालियांग। सुबह के दरबार में वेवुजी पूरी फौज की यूनिफॉर्म पहने जमीन पर घुटनों के बल बैठा था। उसका बूढ़ा चेहरा हार और उदासी से भर गया था। योर मैजेस्टी। वेवुजी की आवाज धीमे पर टूट सी गई थी। ये बूढ़े सिपाही से भरी गलती हो गई। 100,000 से ज्यादा सेना लूट गई है। वे की शक्ति टूट गई है। कृपया मुझे दंड दीजिए। वे के किंग के दिल में गुस्सा था, पर जब उसने वेवुजी को इस हालत में देखा, उसका गुस्सा बेबसी में बदल गया। वे के पास दूसरा कोई महासेनापति था ही नहीं। अगर उसने वेवुजी को सजा दी, तो वे की रक्षा कौन करेगा? वो अपने सिंहासन से उठकर तुरंत वेवुजी के पास आया और उसे खुद उठाया। अंकल, ये सब युद्ध का हिस्सा होता है, इसे अपने दिल पर बोझ मत बनाओ, किंग ने कहा फैसले का दिखावा करते हुए। आखिर आप किस्मत और बेजिम्मेदार अधीनताओं की वजह से हारे। अगर सबने आपका आदेश माना होता तो वे कभी न हारता। किंग ऑफ जाओ जितना मूर्ख नहीं था। वो जानता था किस पर भरोसा करना है। योर मैजेस्टी, वेवुजी की आंखों में आंसू आ गए। मैंने आपका साथ छोड़ दिया। 2 लाख की सेना में से 70,000 बची है और आधी फौजी राशि भी किंग ने लूट ली है। ये दोष मेरा है। अंकल, किंग ने कहा, जो हो चुका उसे बदला नहीं जा सकता। अब सोचने का वक्त यह है कि हम किंग का सामना कैसे करेंगे। इस बार हमने पहले हमला किया था, अब किंग के पास हम पर चढ़ाई का पूरा जस्टिफिकेशन है। जब तक जाओ जिंदा है, वे बच सकता है, वेवुजी ने गंभीर आवाज में कहा। जाओ गिरा तो किंग सीधा हम पर टूट पड़ेगा। पर एक बुरी खबर मिली है, किंग ऑफ वे ने कहा। लियानपो की रक्षा रेखा तोड़ दी गई है। फिर भी किंग ऑफ जाओ ने अब तक जाओ से अपनी सेना वापस नहीं बुलाई। वापस नहीं बुलाई? वेवुजी सुन रह गया। ऐसी सख्त घड़ी में भी जिद? किंग ऑफ जाओ बहुत हठी है, किंग ऑफ वे ने कहा। योर मैजेस्टी, वेवुजी ने तुरंत कहा, आप लेटर भेजकर उन्हें मनाइए कि तुरंत जाओ से सेना वापस बुलाए, वरना जाओ का अंत तय है। किंग सिर्फ हाँ ही कह रहा था कि रिपोर्ट। एक मैसेंजर हॉल में दौड़ता हुआ घुसा। बॉर्डर से ताज़ा खबर। किन आर्मी जो शोंगवे सिटी से आगे बढ़ रही थी, हमारे लगभग 10 सिटीज तोड़ चुकी है और अभी भी आगे बढ़ रही है। कृपया योर मैजेस्टी तुरंत आदेश दें। Chapter 207 Chapter 118 Royal Edict Arrives मेन जनरल का दर्जा और वैंग यान का प्रसव शुरू। किंग ऑफ वे का चेहरा एकदम फीका पड़ गया। उन्हें हिम्मत कैसे हुई सीधा हमारे वे पर हमला करने की? 2 राज्यों पर एक साथ हमला। चिन इतना बड़ा जोखिम कैसे उठा सकता है? वेवुजी की हार के बाद किंग को लग रहा था कि कुछ वक्त के लिए चिन का ध्यान सिर्फ झाओ पर ही रहेगा।
लेकिन अब तो सब उल्टा ही हो रहा था। अंकल, किंग ने तुरंत वेवूजी की तरफ देखा। योर मैजेस्टी, घबराइए मत। वेवूजी ने अपना थोड़ा कांपता हाथ उठाया, पर चेहरा बिल्कुल शांत था। वे का मैप लेकर आओ। तुरंत ही इंपीरियल गार्ड्स एक विशाल मैप ले आए। आप बताएं, किन किन शहरों को चिन ने कब्जा किया है? वेवूजी ने मैसेंजर से पूछा। जी हुजूर। मैसेंजर आगे बढ़ा और एक एक करके शहरों पर उंगली रखकर बताने लगा। जैसे जैसे उसकी उंगली आगे बढ़ती गई, वेवूजी का चेहरा और ज्यादा गंभीर होता गया। आखिर समझ आ गया, वेवूजी ने झाओ की सीमा वाली जगह पर उंगली रखकर कहा। चिन का असली निशाना वे नहीं, झाओ है। यानी चिन हमारे वे के जरिए झाओ तक घुसना चाहता है? किंग ऑफ वे की आंखें बेचैनी से फैल गई। झाओ फैंग, वेवूजी ने गहरी सांस ली। कितना डरावना इंसान है। ऐसी हिम्मत, ऐसी चाल, कौन सोच सकता है कि कोई सीधा एक राज्य को रास्ता बनाकर दूसरे राज्य पर चढ़ाई करेगा? अंकल, हम क्या करें? क्या हम चिन को रोक भी सकते हैं? किंग ने घबराकर पूछा। वो सेना की बातें बिल्कुल नहीं समझता था। उसके लिए सब कुछ वेवूजी ही था। चिन आर्मी की रफ्तार देखकर लगता है कम से कम 70,000 होंगे, शायद उससे भी ज्यादा। वेवूजी ने अंदाजा लगाया। उनके सामने ये छोटे छोटे शहरों की प्रीफेक्चर आर्मी कुछ नहीं कर पाएगी। हमें लिंगचिंग में रीइंफोर्समेंट्स भेजने होंगे। ये सबसे बड़ी बॉर्डर सिटी है, मजबूत दीवारें, ऊंची बुर्जें, और जब हम 50,000 फौज वहां जमा कर देंगे तो चिन के 100,000 भी रोक लेंगे। मैप पर उसकी उंगली लिंगचिंग पर ठहर गई। अंकल, आप हमारी हालत जानते हैं। अब जितना भी फैसला करना है वो आप पर छोड़ा। बस एक बात याद रखिए, चिन को झाओ तक नहीं पहुंचने देना। अगर झाओ उनका ध्यान हिलाकर रखेगा, तभी वे को चिन से बचने का मौका मिलेगा। योर मैजेस्टी, चिंता मत कीजिए, वेवूजी ने कहा। हमें किसी भी कीमत पर चिन की सेना को झाओ तक नहीं पहुंचने देना, वरना झाओ दोनों तरफ से घिर जाएगा और सीधा गिर जाएगा। मैं तुरंत 50,000 फौज लिंगचिंग भेजता हूं। मुझे यकीन है कि हम रोक लेंगे। 50,000 काफी होंगे? किंग ने फिर पूछा। योर मैजेस्टी, हमारी सेना टूट चुकी है। राष्ट्र की शक्ति आधी रह गई है। 50,000 ही हमारी पूरी क्षमता है। इससे ज्यादा भेजे तो वे का असली रक्षा धन खत्म हो जाएगा। उसकी पूरी जिंदगी की युद्ध की इज्जत एक दिन में धूल हो गई थी, और वो भी एक 17 साल के चिन के जनरल के हाथों। तो ठीक है, किंग ने तुरंत कहा। आपकी योजना पर ही चलते हैं। चिन को झाओ के अंदर कदम न रखने देना। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि झाओ को तुरंत यन से वापस बुलाया जाए। उनकी 3 लाख एलीट सेना वापस आ गई तो हमें चिन से डर नहीं रहेगा। वे का एक और कब्जा किया हुआ शहर। जनरल, तू सुई ने आगे बढ़कर रिपोर्ट दी। हालात बदल गए हैं। शहर में सिर्फ 1000 से भी कम वे सोल्जर्स हैं। पता चला है कि 4,000 प्रीसेक्चर सोल्जर्स को मिलिट्री ऑर्डर के तहत लिंगचिंग भेज दिया गया है। समझ गया, झाओ फेंग हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला। वेवूजी ने मेरी सारी चाल समझ ली। यानी अब वो हमें लिंगचिंग पर रोकेगा? तू सुई को भी साफ समझ आ गया। लिंगचिंग वे और झाओ का बॉर्डर सिटी है। ऊंची दीवारें, मजबूत रक्षा, सब कुछ है। वेवूजी चाहता है हम वहीं अटक जाएं। इस रास्ते में हमने जितने वे सोल्जर्स देखे उनका अंदाजा लगाएं तो लगभग 30,000 बनते हैं। अगर वेवूजी और एलेट भेज दे तो लिंगचिंग की फौज बहुत तगड़ी होगी, वेकवान बोला। चेहरे पर चिंता साफ थी। जनरल, झाओ तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, मुश्किल होगा, पर एक बात सोचो, इन शहरों को हमारे लिए 2 महीने लगने थे, पर अब वे ने खुद इनकी फौज हटा दी। इसलिए हम अपनी सेना बांटकर आधे महीने में सब कुछ कब्जा कर सकते हैं, सिवाय लिंगचिंग के। और सोचो, अगर हम लिंगचिंग ना भी तोड़ पाएं तो भी हम हारे नहीं। हम विजय की रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं, न कि किसी हार के बाद जोर लगा रहे हैं। ये सुनते ही सारे जनरल जैसे एक झटके में समझ गए। बिल्कुल, अगर वे लिंगचिंग को मजबूत बनाता है तो उन्हें घबराना चाहिए, हमको नहीं।
ये कामयाबी अपने आप में बहुत बड़ी है। डजन्स वेस्ट सिटीज़ हमारे हाथ में हैं। हमारा इनिशिएटिव, हमारा फायदा, हमसे ज़्यादा किसकी जीत? वो लोग असल में वे सिटी की रक्षा के लिए ही भेजे गए थे। अब उनका वे पर हमला करना सिर्फ इसलिए था क्योंकि झाओ फेंग अपने जीत का फायदा उठाना चाहता था, पर शियांग से कोई सीधा आदेश नहीं आया था। इसलिए क्या जीता जाएगा और कब युद्ध रोकना है, सब कुछ झाओ फेंग पर ही निर्भर था। रिपोर्ट, शियांग से राजदूत आ गया है। ज़ैंग मिंग की आवाज़ हवा में गूंजी। आखिर आ ही गया। तू सुई और बाकी सारे जनरल्स खुशी से भर गए। जनरल, इस बार तो आपका मेन जनरल बनना तय है। सिर्फ मैं ही नहीं, झाओ हल्का सा मुस्कुराया। हो सकता है तुम लोग एक्टिंग वैनजैंग से सीधे ऑफिशियल वैनजैंग बन जाओ। ये सुनते ही वेक्वन, ल्यू वैंग और बाकी लोगों के चेहरे चमक उठे। एक्टिंग से ऑफिशियल वैनजैंग बनना उनके लिए किसी सपने से कम नहीं था। चलो, झाओ मुस्कुराते हुए बोला, राजदूत को ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाना चाहिए। आगे से शियांग के रॉयल पैलेस की एक टीम आ रही थी, जिसका नेतृत्व इंपीरियल गार्ड्स के 100 मैन कमांडर कर रहे थे। जनरल झाओ, कमांडर ने देखते ही मिलिट्री सल्यूट किया। वाह भाई, लगता है हमारी किस्मत जुड़ी हुई है। ये वही कमांडर था जो लास्ट टाइम भी रॉयल एडिक्ट लेकर आया था। कमांडर भी पूरे अदब से बोला, जनरल झाओ, ये मेरा सम्मान है कि मैं दोबारा आपको राज्य का आदेश सुना रहा हूँ। तो बताओ, इस बार महाराज का एडिक्ट क्या कह रहा है? झाओ सीधी बात पर आ गया। कमांडर ने सीधे अपनी पोशाक से रॉयल एडिक्ट निकाला। रॉयल एडिक्ट। झाओ तुरंत सीधे खड़े होकर गहरा झुक गया। आपका सेवक झाओ फेंग राज्य का आदेश स्वीकार करने को उपस्थित है। पीछे सारे जनरल्स ने एक साथ झुककर बोला, हम सब राज्य के आदेश के लिए उपस्थित हैं। कमांडर ने जोर से एडिक्ट पढ़कर सुनाया। चीन के महाराज आदेश देते हैं, डेप्यूटी जनरल झाओ फेंग ने वे सिटी की रक्षा, वे आर्मी को कुचलना और वे वूजी को हराकर महान युद्ध सफलता हासिल की है। इसलिए झाओ फेंग को एक पद ऊपर बढ़ाते हुए मेन जनरल बनाया जाता है। उन्हें मेन जनरल का पूरा अधिकार और महाना दिया जाता है। उन्हें 5000 विश्वास पात्र सुरक्षा सहायक रखने का अधिकार दिया जाता है और इनाम 1000 गोल्ड, 50,000 कॉइन्स, 100 नौकर, 100 जेड आर्टिकल्स, 1000 बोल्ट स्पाइन क्लॉथ, 50 गार्ड्स। ये सब उनके गांव में उनके परिवार के घर भेजा जाएगा। झाओ फेंग, तुमसे अपेक्षा है कि तुम चीन के लिए और भी महान कार्य करो। जब झाओ राज्य गिर जाएगा, तुम्हें तुम्हारे योगदान के अनुसार और भी पुरस्कार दिए जाएंगे। एडिक्ट खत्म होते ही झाओ फेंग ने बिना झिझक आगे बढ़कर कहा, अपने महाराज की इस महान कृपा के लिए आपका सेवक झाओ फेंग हमेशा कृतज्ञ रहेगा। पीछे खड़े सारे जनरल्स के चेहरे खुशी से चमक रहे थे, खासकर झाओ फेंग के विश्वास पात्र साथी। जनरल का मेन जनरल बनना उन सब के लिए भी सीधी प्रगति का संकेत था। कमांडर ने एडिक्ट उसके हाथ में दिया। बधाई हो जनरल झाओ, आज से आप पूरे चीन और शायद पूरे दुनिया के सबसे यंगेस्ट मेन जनरल हैं। वे वूजी की हार ने आपका नाम चारों तरफ फैला दिया है। झाओ फेंग विनम्र रहा, ये सब महाराज के विशेष विश्वास का परिणाम है। कमांडर ने फिर एक और एडिक्ट निकाला। ये आदेश आपको अधिकार प्रदान करता है, अब आप सिर्फ अपने सैनिकों ही नहीं बल्कि 50,000 की लॉजिस्टिक आर्मी का भी नेतृत्व करेंगे। आदेश स्वीकार है। मेन जनरल का पद एक अलग ही स्तर था। 1 लाख योद्धा और 50,000 लॉजिस्टिक ट्रूप्स। ये सच में एक महान सेना का नेतृत्व था। झाओ फेंग मुस्कुराया। अब जब मैं मेन जनरल हूं तो क्या मैं अपने 2 डेप्यूटी जनरल्स अपॉइंट कर सकता हूं? बिल्कुल उचित है, कमांडर ने बोला। महाराज का आदेश है कि ये पद मेरिट के आधार पर दिए जाएंगे। फिर वो जोर से बोला, मिलिट्री जज कहाँ है? सेवक उपस्थित है। क्वाइपू तुरंत आगे आकर झुक गया। कमांडर ने तीसरा एडिक्ट निकाला और पढ़ना शुरू किया। चीन का महाराज आदेश देता है, वे सिटी के युद्ध में झाओ फेंग के अधीनस्थ सभी योद्धाओं ने बहादुरी दिखाई। उनकी पुरस्कार व्यवस्था मिलिट्री मेरिट के हिसाब से की जाएगी।
डेप्यूटी जनरल्स झाओ फेंग अपने रिकमेंडेशन के आधार पर चुने। पीनल बटालियन के वे योद्धा जो युद्ध में मारे गए, उनके परिवार को पेंशन देने का झाओ फेंग का प्रस्ताव स्वीकृत है। झाओ अंदर ही अंदर शांत सा हो गया। अच्छा हुआ ये प्रस्ताव चिन शी हुआंग तक ही गया। कोई कमजोर राजा होता तो कभी ना मानता। कमांडर ने एडिक्ट क्वाइपू के हाथ में दिया। आदेश स्वीकार करो। क्वाइपू, आदेश स्वीकार है। झाओ ने क्वाइपू की तरफ मुड़कर कहा, मिस्टर क्वाई, अब मिलिट्री मेरिट के हिसाब से मेरे 4 एक्टिंग वैनजैंग को ऑफिशियल बनाया जा सकता है, सही है? बिल्कुल, उनका वे सिटी में योगदान महान है, क्वाइपू ने तुरंत कहा। झाओ ने तुरंत अगला फैसला सुना दिया, और मेरे डेप्यूटी जनरल्स के लिए मैं तूसुई और झांग को रेकमेंड करता हूं। दोनों में सेना का नेतृत्व करने की पूरी क्षमता है। क्वाइपू ने तुरंत सर हिलाते हुए कहा, जनरल तू और जनरल जैंग दोनों ही इस पद के पूरी तरह योग्य है। रॉयल एडिक्ट में सब कुछ साफ लिखा था। डेप्यूटी जनरल रेकमेंड करने का अधिकार झाओ फेंग को दिया गया था, जो एक तरह से राजा का विशेष विश्वास ही था। झाओ फेंग मुस्कुराया। आपको परेशान किया मिस्टर क्वाई? उसने तूसुई और जैंगहैन को चुनने के 2 कारण थे। पहला, तूसुई योंग सिटी से था और उसने वफादारी का सबूत दे दिया था। किन का महाराज उसके डेप्यूटी जनरल बनने पर बिल्कुल विरोध नहीं करेगा। दूसरा, झाओ फेंग जैंगहैन को जानबूझकर सरप्राइज अटैक में लाया था ताकि वो मिलिट्री मेरिट कमा सके। अब भले ही वो वे सिटी में स्टेशन था, पर उसका मेरिट पक्का हो चुका था। क्वाइपू ने कहा, जनरल झाओ, अब जब रॉयल एडिक्ट आ गया है, महाराज ने पूरी सेना के लिए मेरिट बेस्ड रिवॉर्ड्स का आदेश दिया है। मुझे इन सब की तैयारी करनी होगी। झाओ फेंग ने हामी भरी। आप जा सकते हैं मिस्टर क्वाई, मुझे भी यहाँ कई सेना संबंधी काम देखने हैं। क्वाइपू जाते ही वेकवान तेजी से आया। उसकी आंखों में चमक थी। जनरल, हम सच में वानजियांग बन गए। झाओ फेंग जोर से हंसा। हाँ, कौन सोच सकता था। एक वक्त हम सब लॉजिस्टिक्स आर्मी में थे। बायजियांग से ऊपर रैंक का नाम ही नहीं था, और आज हम असली वानजियांग बन गए। ल्यू वांग और ज्वांग वे के लिए तो ये सपने जैसा था, और वेकवान, उसने खुद देखा था झाओ फेंग का सफर। 2 साल पहले वो एक आम लॉजिस्टिक्स सोल्जर था, आज किन का कॉम्बैट मेन जनरल, एक ऐसा पद जिसमें 1.5 लाख सेना तक कमांड करने का अधिकार था। तूसुई भी भावुक था। जनरल, हम सब आपके एहसानमंद हैं, अपनी जान देकर भी चुकाएंगे। योंग सिटी से एक 5000 मैन कमांडर होके आया था, पर उसको कभी बड़ा मौका ही नहीं मिला था। अब कुछ ही महीनों में 2-2 रैंक बढ़ चुके थे। झाओ फेंग ने हाथ उठाकर सबको रोका। ऐसी बातें मत करो। अपने अपनी सेनाओं में वापस जाओ और सारे सिपाहियों को बताओ कि आज से मेरे अधीन कोई पीनल बटालियन नहीं होगा। हर आदमी किन का सोल्जर होगा, पूरी मिलिट्री स्टेटस के साथ। जो पहले कॉन्विक्ट्स थे और लड़कर मेरिट कमा चुके हैं, उनको पूरी तरह रिवॉर्ड्स मिलेंगे। और पीनल बटालियन के सारे शहीद, उनके परिवार को वही मुआवजा मिलेगा जो किसी भी किन सोल्जर के परिवार को मिलता है। तूसुई और जैंगहैन डेप्यूटी जनरल बन गए हैं, तो उनकी जगह मेरिट वाले कैपिटल कमांडेंट्स को वानजियांग बनाया जाएगा। सब कुछ कानून और तर्क के मुताबिक होना चाहिए। जाओ, आदेश पालन होगा। सब जनरल्स गनगनाकर चले गए। फेट सील अपग्रेड। जब सब जा चुके, झाओ फेंग शहर की दीवार पर एक कोने में बैठ गया। उसकी नज़र ज़ांग मिंग पर गई। माय लॉर्ड। ज़ांग मिंग तुरंत आया। झाओ फेंग गहरी आवाज में बोला, अब जब मैं मेन जनरल हूं, 500 ट्रस्टेड एड्स रिक्रूट कर सकता हूं। रूल्स वहीं रहेंगे, सिर्फ पुराने वफादार लोग चाहिए। उन्हें मैं पर्सनली वेरीफाई करूंगा, तभी ट्रस्टेड एड्स बनेंगे। समझ गया। ज़ांग मिंग तुरंत निकल गया। झाओ फेंग ने अकेले बैठे हुए गहरी सांस ली। उसकी आंखों में एक हल्की सी चमक। मेन जनरल का पद मतलब फेट ऑफिशियल सील अपग्रेड हो सकता है। उसने तुरंत फेट सील का अपग्रेड पैनल खोला। प्रॉम्प्ट आया, प्रोमोटेड टू मेन जनरल, डेस्टिनी एम्प्लीफिकेशन अवेलेबल। अपग्रेड। अपग्रेड, झाओ फेंग ने तुरंत कहा। सील पर लिखा डेप्यूटी जनरल बदलकर मेन जनरल हो गया। झाओ फेंग ने तुरंत सील पहना। मेन जनरल सील। एट्रीब्यूट्स। जब होस्ट सेना को चार्ज पर लीड करता है, तो मोराइल और कॉम्बैट पावर दोनों डबल हो जाते हैं। शहीद सोल्जर्स को दफन करते वक्त उनसे मिलने वाले टोटल एट्रीब्यूट्स का 40% होस्ट को मिलता है।
जाओफेंग ने सोचा, एट्रीब्यूट्स फिर डबल हो गए, बुरा नहीं। काश ये एनिमी किल्स पर बेस्ड होता तो मेरी ग्रोथ आसमान छू लेती। फिर भी कॉम्बैट पावर डबलिंग का मतलब था कि लॉजिस्टिक्स आर्मी भी इलीट बन जाएगी। सील की पावर डेस्टिनी बेस्ड थी। जब तक जाओफेंग उन्हें लीड करे, सोल्जर्स को ये बूस्ट मिलता। अगर वो दूर से कमांड करता, बूस्ट नहीं होता। कुयांग सिटी फ्रंट। कुयांग सिटी। कई दिनों की खूनी लड़ाई के बाद शहर के अंदर बाहर दोनों तरफ लाशों का ढेर लगा था। लियनपो ने शानदार डिफेंस किया, पर वांगजियान की सेना के आगे आखिर में सिटी गेट टूट गया। लियनपो ने अपनी सेना को पीछे हटने का आदेश दिया। सिटी वॉल पर चढ़कर वांगजियान ने खुद जाओ का झंडा उतारकर नीचे फेंक दिया और वहां तिन का झंडा गाड़ दिया। यांग डैनहुई ने गंभीर चेहरे से कहा, लियनपो बहुत चालाक था। सिटी हमने ले ली, पर सारा सप्लाई वो साथ ले गया। एक भी एनिमी सोल्जर ने सरेंडर नहीं किया, सब मरने तक लड़े। वांगजियान ने शांत आवाज में जवाब दिया, लियनपो का डिसिप्लिन लोहे का है। उसकी सेना उस पर जान से ज्यादा विश्वास करती है। सरेंडर न करना बिल्कुल स्वाभाविक है। यांग डैनहुई ने भौएं चढ़ाकर कहा, इंटेल था कि वो कुयांग को डेथ डिफेंड करेगा, लेकिन वो भाग गया। क्या हमारी जानकारी गलत थी या कुछ और हुआ? वांगजियान ठंडी मुस्कुराहट के साथ बोला, जवाब बहुत आसान है। जाओ का महाराज ईच से अपनी सेना वापस नहीं बुला रहा। यांग डैनहुई ने थूक कर चीख कर कहा, इस हालत में भी ट्रूप्स वापस नहीं ले रहा? जाओ का महाराज तो सच में मूर्ख है। लियनपो जैसे महान जनरल का ऐसे राजा के नीचे बर्बाद होना दुख की बात है। अगर वो किन को सर्व करता, कब का फूल जाता। रिपोर्ट। जाओ फेंग की तरफ से सेना का तुरंत संदेश आया है। शांगजांग जुन, कृपया देख लें। वांग जैन के पर्सनल गार्ड कमांडर ने आके जोर से रिपोर्ट की। शायद वही सिटी की लड़ाई के कैजुअल्टी नंबर्स होंगे। वांग जैन ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, पढ़कर सुनाओ। जी। गार्ड कमांडर ने तुरंत नया संदेश खोला और पढ़ना शुरू किया। अधीन झाओ फेंग की रिपोर्ट। वेई सेना के आकार में हमारी वेई सिटी की रक्षा के लिए 1 लाख सैनिकों ने मोर्चा संभाला। हमारी सेना को कुल 43,000 से ज्यादा कैजुअलिटीज हुई, जिनमें 28,000 से ज्यादा शहीद हुए और 15,000 से ज्यादा घायल। वेई सेना के हमने लगभग 1 लाख सैनिकों को मार गिराया। इस लड़ाई को पूरी तरह एक महाविजय कहा जा सकता है। ये सुनकर वांगजियान की आंखों में एक तेज चमक आ गई। लगता है मैंने झाओ फेंग को कम आंका था। आधी सेना से कम फौज लेकर वे वूजी को कुचल दिया और खुद 40,000 कैजुअल्टीज के साथ उनकी 1 लाख सेना को खत्म कर दिया। ये तो असली कम फौज से बड़ी विजय है। अगर सब डिफेंडर्स इलीट किन शार्प वॉरियर्स होते, न कि नए रिक्रूट और समर्पित हुए सैनिक, तो वांगजियांग कभी इतनी कैजुअल्टीज को महाविजय नहीं कहता। लेकिन झाओ फेंग के पास सिर्फ 30,000 वेटरन्स, 20,000 रिक्रूट और बाकी सरेंडर ट्रूप्स थे। ऐसे में ये विजय वास्तव में प्रशंसनीय थी। अधीन ने आगे बढ़कर वे जनरल गोंगसुन शी और 8,000 वेई वू ट्रूप्स को भी मार गिराया। फिर वेई के अंदर और आगे बढ़ते हुए लगातार 8 शहरों पर कब्जा कर लिया। ये सुनकर वांगजियान का चेहरा एकदम बदल गया। गार्ड कमांडर को घूर के देखने लगे। यांग दुआनजे भी बिल्कुल हवा हो गए। झाओ फेंग वेई पर हमला कर रहा है? यांग दुआनहे ने चौंक कर बोला उठे। जब मैं इस जनरल झाओ से मिला था तब उन्होंने 8 शहरें ले ली थीं। इतने वक्त में शायद अब और भी कब्जा कर लिया होगा। वांगजियान ने एक गहरी सांस ली और फिर हल्का सा हंस दिया। ये जवान काफी हिम्मती निकला। जनरल झाओ को डर नहीं लगता कि वे पलट कर हमला करेगा? यांग दुआनहे ने चिंता से पूछा। चाहे वे ने 1 लाख सैनिक खोए हों, उनके पास अभी भी कई लाख फौज है। अगर वो पूरी शक्ति से पलट आए तो जनरल झाओ की 6,000 की सेना मिट्टी में मिल जाएगी। जनरल यांग अब वे को ज्यादा ही सर पे चढ़ा रहे हैं, वांगजियान ने मुस्कुराते हुए कहा। वे अब पहले जैसा शक्तिशाली नहीं रहा। वे वूजी का 2 लाख का इन्वेजन ही उनका अंतिम जोर था। उनके पास झाओ फेंग पर पलटवार करने का विकल्प अब इतना आसान नहीं। पर सिर्फ 60,000 सेना लेकर इतना अंदर घुस जाना, ये तो बहुत खतरनाक है। उनका मकसद क्या है समझ नहीं आता।
वांग जियान ने एक ढीली सी मुस्कान के साथ बोला, मैं समझ रहा हूं वो क्या चाहता है। मैप लाओ। कमांडर ने तुरंत मैप खोला। ये वही शहर हैं जो झाओफेंग ने लिए हैं? जी। जनरल यांग, इन शहरों की सीधी लाइन देख रहे हैं? अब भी समझ नहीं आया। यांगदुआन ने मैप को ध्यान से देखा और तुरंत समझ गए। चेहरे पर एक अजीब सा एक्सप्रेशन आ गया। क्या जनरल झाओ सिर्फ 60,000 सेना के साथ पूरी सीधी लाइन में रास्ता तोड़ते हुए वे से निकलते हुए सीधे झाओ राज्य तक पहुंचना चाहते हैं? ये तो लगभग नामुमकिन है। अगर हम समझ रहे हैं तो वे बूजी भी समझ चुका होगा। बस एक शहर में कुछ 10,000 सैनिक लगा दे और जनरल झाओ रुक जाएगा। वही तो बात है, वांग जियन ने गंभीरता से कहा। चाहे वो इस लाइन को तोड़ ले या नहीं, दोनों हालत में हमारा फायदा ही है। अगर तोड़ लेता है तो झाओ राज्य के लिए एक बड़ा झटका होगा, और अगर अटक गया तो भी वे की सेना बंध जाएगी और झाओ की सहायता नहीं कर पाएगी। हर हाल में पिन का लाभ। साफ था, वांग जियान झाओफेंग के फैसले का पूरा समर्थन कर रहे थे। लेकिन यांगडुआन है अब भी असली चिंता में थे। राजा ने झाओफेंग को पूरा सेना अधिकार दिया है। जब उसमें इतना साहस है तो देखते हैं वो क्या करता है। वे की सेना तो वैसे भी टूट चुकी है, सबसे बुरा क्या ही होगा। समझ गया, यांगडुआन हे ने सर हिला दिया। अच्छा, वांग जियान गंभीर हो उठे। लियनपो भाग गया है पर हम पीछा नहीं छोड़ेंगे। वांगबेन को कह दो पीछा जारी रखें, पूरा दबाव बनाए रखें। चैप्टर 210 रॉयल फरमान पहुंचा, मैन जनरल का दर्जा। वांग यान ने जन्म दिया। भाग 4 फ्यान्यांग जनरल मैंशन। आह आह, वांग यान के कमरे से दर्द भरी चीखें गूंज रही थीं। नौकरानियां दौड़ती भागती अंदर बाहर जा रही थीं। मिसेस वांग बाहर खड़ी बेचैनी से इंतजार कर रही थी। दादी, आंटी को क्या हो रहा है? छोटे वांगली ने पूछा। बेटा, वो तुम्हारे लिए एक भाई या बहन ला रही हैं, मिसेस वांग ने चिंतित होते हुए कहा। पर इतना दर्द क्यों हो रहा है? आंटी बहुत दुखी लग रही हैं। हाँ बेटा, मिसेस वांग ने हल्के से कहा। तभी वांगली ने एकदम चुप होकर पूछा, मेरी माँ, क्या वो इसलिए नहीं है क्योंकि वो मुझे पैदा करते वक्त मर गई थीं? ये सुनकर मिसेस वांग का चेहरा एक पल के लिए उतरा, पर फिर तुरंत संभल गई। लीर, ऐसे बुरे ख्याल कभी मत लाना, उसने गोद में उठाते हुए कहा। अंदर का संघर्ष लंबे समय तक चलता रहा। फिर वाह वाह, एक नई जिंदगी की चीख सुनाई दी। बधाई हो मैडम, एक नौकरानी दौड़ती हुई बाहर आई। यंग मिस्ट्रेस ने एक बेटा जन्म है। बस बच्चा हो गया, यही बहुत है, मिसेस वांग ने सुकून की सांस ली। यानर कैसी है? अंदर अभी भी एक और बच्चा बाकी है, दाई ने जोर से आवाज लगाई। यंग मिस्ट्रेस ट्विन्स हैं। ये सुनकर मिसेस वांग का चेहरा सफेद पड़ गया। इस दौर में ट्विन्स का जन्म बहुत ज्यादा खतरनाक होता था। भगवान यानर की रक्षा करें, मिसेस वांग ने प्रार्थना की, कुछ ना हो उसे। और फिर कुछ देर बाद कमजोर सी चीखों के बीच वाह वाह, एक और बच्चे की आवाज। बधाई हो मैगन, इस बार एक बेटी हुई है, ड्रैगन फीनिक्स ट्विन्स। मिसेस वांग अपने इमोशंस रोक नहीं पाईं। लीर का ध्यान रखना, वो तुरंत अंदर दौड़ गई। अंदर खून की एक तीखी गंध थी। दोनों बच्चे जोर जोर से रो रहे थे, जैसे एक दूसरे का जवाब दे रहे हों। मिसेस वांग ने उन्हें एक झलक देखा, पर सीधे वांग यान के पास भागी। यानर, बेटा तुम ठीक हो? उसने बेचैनी से पूछा। चैप्टर 211 फैंगर की सगाई। मिसेस जाओ शॉक्ड। अपनी माँ की आवाज़ सुनते ही वांग्यान ने कमज़ोर सी गर्दन घुमाई। बेटी, मैं ठीक हूँ, वो हल्की सी सांस के साथ बोली। बस यही सुनना था। मिसेस वांग की आंखों में आंसू भर आए। इस बार यानर, तुमने सच में मौत के मुंह से निकल के दिखाया। बच्चे कैसे हैं? वांग्यान ने बेचैनी से पूछा। यानर, ऊपर वाला तुम पर मेहरबान है, मिसेस वांग ने आंसू पोंछकर खुशी से कहा। एक बेटा और एक बेटी, ड्रैगन फीनिक्स ट्विन्स। ये तो बहुत अच्छा है। वांग्यान के मुरझाए चेहरे पर एक हल्का सा मुस्कान चमक उठा, जैसे जिंदगी वापस आ गई हो। अब ज्यादा मत बोलो, तुम्हें सिर्फ आराम की जरूरत है।
मिसेस वांग ने तुरंत समझाया। 2 वेट नर्सेज में पहले ही दे चुकी हूँ, दोनों बच्चों का पूरा ख्याल रखा जाएगा। फिर उसने मेड्स को कहा, यंग मास्टर और यंग मिस को दूध पिलाओ। जी। मेड्स तुरंत बच्चों को उठाकर ले गई। रॉयल मैंशन में आज ट्विंस का जन्म हुआ है। आज हमारे घर में बड़ी खुशी का दिन है। हाउसकीपर, सबको इनाम बांटो। जी मैडम, हाउसकीपर ने जोर से जवाब दिया। और तुरंत मास्टर को फैमिली लेटर भेजो, उन्हें बताओ यानर ने ड्रैगन फीनिक्स ट्विंस को जन्म दिया है। मिसेस वांग खुशी से चमक रही थीं। चैप्टर 212 फैंगर की सगाई, मिसेस जाओ शॉक्ड। शांगताई पैलेस के अंदर हिब्बिंग प्लेटफॉर्म से संदेश आया है, ग्रेट किंग, रॉयल मैंशन में रॉयल डॉटर ने ट्विंस को जन्म दिया है। एक डाक गार्ड ने नील कर रिपोर्ट दी। ट्विंस? एक पल के लिए इंगजेंग हवा हो गए, चेहरे पर अजीब सी एक्सप्रेशन। इस दौर में साधारण लोगों के लिए ट्विंस शगुन होते थे, लेकिन नोबिलिटी के लिए एक मुसीबत, सक्सेशन की बड़ी लड़ाई। इसलिए राजा रानी, नोबल्स अगर ट्विंस होते तो अक्सर एक को दूर भेज देते या और भी क्रूर तरीके इस्तेमाल करते। रॉयल्टी में रिश्तों की कोई कीमत नहीं होती थी। ड्रैगन फीनिक्स ट्विंस, डाक गार्ड ने तुरंत ऐड किया। ये सुनते ही इंगजेंग का चेहरा शांत हो गया। जाओफेंग का किस्मत अच्छा है, रॉयल डॉटर ने उसे एक बेटा और एक बेटी दिया है। चलो जाओ। डाक गार्ड निकल गया। किन के लिए वंशज का पैदा होना हमेशा अच्छी बात है, इंगजेंग ने धीरे से कहा। एक बड़ा, एक छोटा, इन्हें संभालना आसान होता है। किसी भी राजा के लिए एक आदमी जिसके पास कोई मोहमाया नहीं हो, वो सबसे खतरनाक होता है। न सोना चांदी की लालच, न सुंदर लड़कियों में दिलचस्पी, नहीं कोई परिवार जिसे बचाने का डर। ऐसे आदमी को कभी अधिक शक्ति नहीं दी जाती। इसलिए बड़े देशों में जंग लड़ने जाने वाले जनरल्स के परिवार कैपिटल में रखे जाते थे। जमीन से ज्यादा लोगों को बंधन में रखना जरूरी था। गार्ड्स, इंगजेंग ने बुलंद आवाज लगाई। जाओ गाओ तुरंत आया और झुककर बोला, ग्रेट किंग, आपका आदेश। राज्य की ट्रेजरी से कुछ पौष्टिक औषधा निकालो, रॉयल डॉटर के लिए भेजो, जन्म के उपहार के रूप में। आदेश का पालन होगा। जाओ गाओ तुरंत निकल गया। तभी एक आवाज बाहर से आई, आपका सेवक यूलियाओ ग्रेट किंग से मिलने की अनुमति मांगता है। इनसाइड आओ, इंगजेंग ने कहा। यूलियाओ दौड़ते हुए अंदर आया और बोला, ग्रेट किंग को नमन। बोल, तुम कभी बिना काम के नहीं आते, इंगजेंग ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। ग्रेट किंग सचमुच बुद्धिमान है, यूलियाओ हंस पड़ा। आज मैं खुशखबरी लेने आया हूं। अगर खुशखबरी है तो फिर घुमा फिरा क्यों रहे हो, इंगजेंग हंसा। ग्रेट किंग, इस खुशखबरी का असली मजा तब आएगा जब आप पीछे वाले हॉल के मैप तक चलेंगे, यूलियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। इंगजेंग ने सिर हिलाया। चलो देख लेते हैं तुमने क्या नाटक रखा है, और पीछे वाले हॉल की तरफ चल दिए। मैप हॉल के सामने। बोल, इंगजेंग ने पीछे हाथ बांधकर मुस्कुराते हुए कहा। उनका व्यवहार दिखाता था कि वो यूलियाओ पर बहुत भरोसा करते थे। जनरल जाओफेंग का मिलिट्री रिपोर्ट आया है, यूलियाओ ने कहा। वेसिकी बैटल का कैजुअल्टी रिपोर्ट? इंगजेंग को तुरंत समझ आ गया। बिल्कुल, इस जंग में पिन ने जबरदस्त विजय हासिल की, यूलियाओ ने मुस्कान के साथ कहा। हमारी कैजुअल्टीज 40,000 थोड़ी सी ऊपर, और हमने वी की लगभग 1 लाख सेना काट डाली। पीनल बटालियन का पहला प्रयोग और इतना प्रभावशाली, इंगजेंग ने तारीफ की। जाओफेंग काबिल आदमी है, सरेंडर्ड सोल्जर्स का इस्तेमाल करके अपने लोगों का खून बचाया। इस स्ट्रैटेजी का कोई जवाब नहीं, यूलियाओ मान गया। अभी वो आपका मुख्य सेनापति नहीं बना, पर एक दिन ये आपका सबसे बड़ा सहायक होगा जब आप सब देशों को एकजुट करेंगे। इंगजेंग ने हल्की सी मुस्कान दी। चलो अब असली खुशखबरी बताओ, बोला। अब भी मुझे लटका रहे हो? ग्रेट किंग कृपया देखें। यूलियाओ ने अपनी तलवार निकाली, मैप पर रखी और शैंगवी शहर से लेकर लिनचेंग तक कई शहरों पर तलवार की नोक रखी। इंगजेंग परेशान सा देखने लगा। इसका मतलब? ग्रेट किंग, यूलियाओ ने घमंडी मुस्कान के साथ कहा। ये सारे शहर आप तिन के हैं क्या? इंगजेंग का चेहरा बदल गया, आंखें मैप पर टक रही थी और खामोशी टूट ही नहीं रही थी। ग्रेट किंग, यूलियाओ ने धीरे से कहा, जाओफेंग ने सिर्फ वे सेना को हरा के नहीं रुके, बल्कि सीधे उत्तर की तरफ चढ़ाई करते हुए इन सब शहरों को कब्जा कर लिया।
Chapter 212 Chapter 119 फंगर का वादा मिसेस हाउ हैरान पार्ट 2 ज्यादा देर नहीं लगेगी। जनरल झाओ सीधा लिंगचेंग तक लड़ते हुए पहुंच जाएंगे, यू लियाओ मुस्कुराते हुए बोला। लिंगचेंग? इंगजेंग की नज़र सीधी जाकर मैप पर पड़ी, वो बॉर्डर सिटी जो वई और झाओ दोनों को जोड़ती थी। ये लड़का, इंगजेंग हल्की हैरानी के साथ हंसा। उम्र तो छोटी है पर हिम्मत की बिल्कुल कमी नहीं, पूरा इरादा है कि वई को चीरते हुए सीधा झाओ तक रास्ता बना दे। अपनी तेज सियासी सोच से इंगजेंग एक पल में झाओ फंग की नीयत समझ गया। ग्रेट किंग, यही वो अच्छी खबर है जो मैं लाना चाहता था, यू लियाओ ने मुस्कुराहट कम करते हुए कहा। जनरल झाओ की छालों की वजह से पूरा वई रुका हुआ है। चाहे झाओ फंग झाओ तक ना पहुंच सके, वही अब उन्हें सपोर्ट देने की औकात नहीं रखता। ऊपर से झाओ फंग ने जो काम किया है वो कम नहीं है। एक तरफ वही को बांध रखा है, दूसरी तरफ भविष्य में हमारे लिए रास्ता साफ कर दिया। एक तीर से दो निशाने। इंग्जहैंग ने सर हिलाया। लगता है झाओ फंग को ज्यादा अनाज और सामान भेजना पड़ेगा। इसकी जरूरत नहीं है ग्रेट किंग, यू लियाओ हंसा। शांगवे सिटी में इतना रसद मिला कि वई वुडजी की 2 लाख की सेना आधा साल खा सकती थी। अब वो सारा सामान जनरल झाओ के पास है। 1 साल तक लड़ने को काफी है, इसीलिए वो छोटी सेना लेकर भी वही पर टूट पड़े। झाओ फंग वाकई कमाल का लड़का है। इंग्जहैंग हल्का मुस्कुराया, पर चेहरे पर चिंता भी थी। पर एक बात मुझे परेशान कर रही है। ग्रेट किंग को क्या परेशान कर रहा है? यू लियाओ हैरान हुआ। मैंने झाओ फंग से वादा किया था, अगर वो वही सिटी संभाल लेगा तो मैं उसे मेन जनरल बना दूंगा। पर अब जो काम उसने किया है वो इस पद से कहीं ज्यादा का है। 1 दर्जन से ज्यादा शहरों को जीत लिया, किन का इलाका 1000 ली तक बढ़ा दिया। जब ये जंग खत्म हो जाए मैं उसे कैसे इनाम दूं? यू लियाओ हंस पड़ा। सही कह रहे हैं, पूरे किन, हत्ता कि पूरी दुनिया में कोई नहीं जिसकी तरक्की झाओ फंग से तेज हो। 17 साल की उम्र में मेन जनरल, और ये सब असली जंगों की मेहनत से। इंग्जहैंग और ज्यादा परेशान दिखने लगा। इसीलिए मैं सोच में हूँ, अगर ये लड़का वाकई झाओ का दरवाज़ा खोल दे, अगर और बड़े काम कर दे, तब मैं उसे क्या दूं? यू लियाओ ने हार नहीं मानी। ग्रेट किंग, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि झाओ फंग की नोबल रैंक अभी भी बढ़ सकती है, और जब आप जैसे दयालु राजा पूछेंगे कि वो क्या चाहते हैं तो आप उनकी इच्छा पूरी कर सकते हैं। वैसे भी भविष्य में प्रोटेक्टर जनरल का पद उन्हें ज़रूर मिलेगा। मेंग टियान और वैंग बेन से भी तेज चमका है ये लड़का, इंग्जहैंग ने माना। शायद मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ। तो फिर ग्रेट किंग, क्या आपको लगता है झाओ फंग वाकई झाओ तक रास्ता बना लेगा? यू लियाओ ने मुस्कुराते हुए छेड़ा। इंग्जहैंग के चेहरे पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान आ गई। कौन जाने, अगर कर लिया तो मैं देखना चाहता हूँ कि वो आगे क्या कर सकता है। यू लियाओ ने हंसी दबाते हुए कहा। पर वई और झाओ दोस्त हैं। वई वुडजी कभी नहीं देखेगा कि झाओ फंग झाओ की सीमा पर उंगली रखे और वो चुप बैठा रहे। यकीनन लिंगचन में एक भारी सेना जमा कर रहा होगा, और झाओ फंग की फौज में इतनी ताकत नहीं है कि वो इतनी आसानी से ब्लॉक तोड़ दे। हम देख लेंगे, इंग्जहैंग ने तेज आत्मविश्वास के साथ कहा। मुझे भरोसा है वो कर सकता है। फिर शाह विलेज में झाओ परिवार गवर्नर फिर से आ गए हैं। वू लिजहैंग ने खुशी भरी आवाज लगाई। फिर से? अंदर बैठी झाओ इंग और मिसेस झाओ दोनों ही हैरान रह गई। तभी शाक्यू के गवर्नर यानी येन बिंग घर में इस तरह दाखिल हुए जैसे घर का रास्ता याद हो। उनके पीछे कुछ प्रीफेक्चर सोल्जर्स और नौकर थे। मिसेस हाउ, येन बिंग ने आकर नमस्कार किया। ढंग से बताइए गवर्नर साहब, मिसेस हाउ ने पूछा। मेरे बेटे के बारे में कोई बात है? आप जब भी आते हैं किसी खबर के साथ ही आते हैं। येन बिंग जोर से हंसा और दोबारा हाथ जोड़े। इस बार भी आपको बधाई देने आया हूँ मिसेस हाउ। मेरे भाई ने एक और बड़ा काम कर दिया, झाओ इंग आंखें फाड़कर बोली। मिस हाउ, आप वाकई तेज हैं, येन बिंग खुशी से बोला। जनरल झाओ ने फिर से एक महान काम किया है। क्या एक और लड़ाई हुई है? झाओ इंग हैरानी से बोली।
गांव में रहते हुए उन्हें रोज की खबरें जल्दी नहीं मिलती थी, और जब से पता चला था कि झाओफंग जिंदा और खैरियत से है, मिसेस हाओ और उनकी बेटी उतना डर नहीं करती थी, इसीलिए रोज-रोज अफवाहें सुनने नहीं जाती थी। चैप्टर 213 चैप्टर 119 फेंग का वादा, मिसेस झाओ हैरान, पार्ट 3। चिन ने झाओ पर हमला किया, यान बिंग ने कहा। वे और झाओ दोनों साथी थे, तो जब चिन ने झाओ पर हमला किया तो वे ने तुरंत इंगचुआन पर चढ़ाई कर दी। इंगचुआन पहले हन का हिस्सा था और जनरल झाओ फेंग, जो ग्रेट किंग का सबसे विश्वासपात है, उन्हें वे सिटी पर तैनात किया गया था। वे सिटी ही इंगचुआन का दरवाज़ा है। इंगचुआन की बात चलते ही यान बिंग का चेहरा और भी उत्साह से चमक उठा। वे ने इंगचुआन पर अटैक किया? झाओ ने तुरंत समझते हुए पूछा। क्या मेरे भाई ने रोक पाया? रोका ही नहीं, बिल्कुल चकनाचूर कर दिया। यान बिंग जोर से हंस पड़ा। मिस झाओ, आपने वे वूजी का नाम तो सुना ही होगा। लॉर्ड सिंगलिंग ऑफ वे, बिल्कुल। झाओ ने तुरंत सिर हिलाया। मिसेस झाओ ने भी गहरी सांस ली। आखिर उन्होंने भी अपनी जवानी में इसका नाम कितनी बार सुना था। जनरल झाओ ने कम लोगों के साथ ज्यादा की सेना को हराया। यान बिंग ने इतने गर्व से कहा जैसे उसने खुद अपनी आंखों से सब कुछ देखा हो। 2 लाख की वे वूजी की सेना और सिर्फ 1 लाख लोगों के साथ उन्होंने पूरी सेना को तोड़ डाला, पूरी वे सेना को भागने पर मजबूर कर दिया। वे वूजी, मेरे फेंग ने? मिसेस झाओ एकदम से बेहोश सी हो गई। वे वूजी का नाम तो उनके दिल पर लिखा हुआ था। उन्हें याद आया हंडान का वो दिन जब वो और छोटे से झाओसेंग सड़क पर खड़े थे अपने गुरु शेन यू के साथ। तभी एक मध्य उम्र का वे वूजी एनवॉयस के साथ वहां आया था। तब शेन यू ने कहा था, झेंगर, जब तुम चिन वापस जाओ तो अपने दुश्मनों को पहचानना सीख लो। झाओ में लियानपो और लीमू जैसे लोग हैं, पर वे में तुम्हें सबसे ज्यादा जिस आदमी से बचकर रहना चाहिए वो है वे वूजी। सेना चलाने का हुनर अद्भुत है, पूरे वे का सहारा है। शिक्षक, मैं याद रखूंगा, झाओ ने तब नम्रता से जवाब दिया था। मिसेस झाओ ने भी तब वो बात दिल पर लिख ली थी, और आज उसी वे वूजी को उनका बेटा हरा चुका था। ये कैसे संभव है? चौंका दिया ना मिसेस झाओ? यान बिंग फख्र से बोला। आज पूरा देश इसी की बातें कर रहा है। जल्दी ही पूरी दुनिया जनरल झाओ का नाम जानेगी। वे का सबसे महान लॉर्ड सिंगलिंग, वो भी किन के सबसे जवान जनरल से हारा। किन की शान तो दुगनी हो गई है। ये सच में सोचा भी नहीं था। मेरा बेटा वे वूजी को हरा सकता है। ये लीजिए रॉयल एडिक्ट। यान बिंग मुस्कुराया और एक पर्चा मिसेस झाओ को दिया। इसमें ग्रेट किंग का इनाम लिखा है। मैं जोर से नहीं पढ़ूंगा, कृपया मैडम स्वयं देखिए। मिसेस झाओ ने दोनों हाथों से फरमान लिया। धड़कन तेज हो गई। जैसे ही उन्होंने खोला, फेंग को मैन जनरल बना दिया गया। किन का रिवॉर्ड सिस्टम कड़क है, यान बिंग ने सम्मान से कहा, और पराक्रम का इनाम जरूर मिलता है। वे वूजी को हराना और किन की सीमा बचाना, इससे बढ़कर क्या हो सकता है? पिछले साल तक वो सबसे युवा डेप्यूटी जनरल था, आज वो किन का सबसे युवा मेन जनरल है, और अगर भविष्य ऐसा ही रहा तो एक दिन वो शांग जियानजून भी बन सकता है। किन में कितनी ही प्रेफेक्ट्रल सिटीज़ थी, पर मेन जनरल्स बहुत कम। इस तरक्की के बाद झाओ फेंग अब यान बिंग जैसे गवर्नर से भी ऊपर हो गया था, और इसलिए यान बिंग का आदर और भी बढ़ गया। धन्यवाद गवर्नर साहब, मिसेस झाओ ने अब संभलते हुए कहा। आप पर कृपा है मैडम, यान बिंग ने तुरंत जवाब दिया। शौकियों के लिए कितनी बड़ी बात है, ऐसे महान व्यक्ति यहीं के हों। तब पिछले दोनों दौरों की तरह ही 100 नौकर और बहुत सारा धन सामान परिवार के हवाले कर दिया गया। इस बार यान बिंग मुस्कुराया। 100 नौकरों के अलावा ग्रेट किंग ने 50 हिफाजती गार्ड भी आपकी सुरक्षा के लिए भेजे हैं। आप चाहे जैसा इस्तेमाल करें। झाओ परिवार की हालत बदलती ही जा रही थी। 3 पुराने झोंपड़ियों की जगह अब एक बड़ा हवेलिया था। एक माँ बेटी का परिवार अब 300 से ज्यादा लोगों की महफिल बन गया था। तभी यान बिंग ने हंसी दबाकर पूछा, मैडम, एक और खबर सुनी है आपने? क्या खबर? मिसेस झाओ चौंक गई। जनरल झाओ की शादी के बारे में, यान बिंग ने धीरे से कहा। फेंग की शादी? मिसेस झाओ हैरान हो गई। पर मैंने तो कोई रिश्ता तय नहीं किया।
मैडम, यानबिंग ने आवाज़ और कम कर ली। ये बात मुझे शेयांग से मिली है। दरबार में मेरे एक मित्र ने कहा कि जनरल झाओ ने जनरल वांग जियान की बेटी से प्रेम संकल्प कर लिया है। वांग जियान का नाम सुनते ही सांस रुक गई। वो शांग जियानजुन, पूरी किन में 3 ही, जिनके आदेश सीधे ग्रेट किंग से आते थे। जनरल वांग जियान की बेटी, ये सच है? मिसेस झाओ बेहोश सी हो गई। मुझे जो खबर मिली है बिल्कुल पक्की है, यानबिंग ने विश्वास से कहा। और सुना है क्राउन प्रिंस फुसू ने पहले उससे रिश्ता भेजा था, पर जनरल वांग जियान ने मना कर दिया। और कारण ये बताया कि उनकी बेटी और जनरल झाओ फेंग पहले ही एक दूसरे से प्रेम संकल्प कर चुके हैं। चैप्टर 214, चैप्टर 119, फंगर की मांगनी, मिसेस झाओ का हैरान रहना, फर्स्ट पार्ट पंछा पर। यदि जनरल झाओ वाकई सीनियर जनरल की बेटी से विवाह कर ले तो ये उनके लिए एक बहुत ही शुभ और विशेष बात होगी। मैं भी आपको बधाई देता हूँ मैडम झाओ, यानबिंग मुस्कुराते हुए बोला। इसके बारे में मुझे सच में कुछ नहीं पता। ये तभी कंफर्म होगा जब हंगर वापस आएगा, मैडम झाओ ने धीरे से कहा। बेटा 2 साल से घर से दूर था और आजकल तो यानबिंग को उसकी ज्यादा खबर मिल जाती थी, माँ को कम। हाँ, बस ये जानकारी आप तक पहुंच जाए वही काफ़ी है। यानबिंग हंसा। जब जनरल झाओ की शादी का शुभ दिन आएगा तब मैं खुद शादी में शराब का पहला जाम पीने आऊँगा। कुछ देर तक हल्का फुल्का बातचीत चली, फिर यानबिंग अपने लोगों के साथ झाओ मैंशन से निकल गया और बड़ी हवेली में सिर्फ मैडम झाओ और उनकी बेटी अकेले रह गई। भैया भी ना कमाल के हैं, उनकी सगाई हो गई और हमें ही नहीं पता, पर दूसरों को पता चल गया, झाओ यंग ने थोड़ा नखरे से कहा। अभी तो ये भी तय नहीं कि खबर सही है या नहीं, तुम्हारे भाई के लौटने पर ही सब पता चलेगा, और अगर ये सच निकला तो अच्छी बात है, मैडम झाओ ने शांत स्वर में कहा। पता नहीं मेरी होने वाली भाभी कैसी होंगी, झाओ यंग ने मुंह फुलाकर कहा। मैंने सुना है कुछ बड़े घरानों की लड़कियों का गुस्सा बड़ा तेज होता है, बस यही उम्मीद है कि भैया ने कोई अच्छे स्वभाव वाली लड़की चुनी हो। मैडम झाओ ने बेटी के नखरे देखकर हल्की सी मुस्कान दी। याद रखना, तू इसलिए परेशान हो रही है कि भाभी आ गई को तेरा भाई तुझ पर कम प्यार करेगा, है ना? माँ! झाओ यंग का चेहरा लाल पड़ गया और वो अपनी माँ का हाथ पकड़कर बच्चों जैसे प्यार से हिलाने लगी। 2 हफ्ते बीत गए। इंग्स हंग। शहर की दीवारों पर वी का झंडा लहरा रहा था और शहर के अंदर वी सेना के हजारों सिपाही तैनात थे। शहर के बाहर छोड़ो छोड़ो छोड़ो, एक गन गरज जैसी आवाज के साथ तीरंदाजों के हजारों तीरें आसमान चीरकर लिंगचेंग की दीवारों की तरफ बरसी। पिन सेना के 10,000 धनुर्धरों ने एक साथ तीर छोड़े। तीरों की बारिश ने वी सेना के कई सिपाहियों को छेद डाला। जिनके पास ढाल थी वो बच गए, जिनके पास नहीं वो बस भागते रहे, दुआ करते कि कोई तीर उन्हें न लगे। थोड़ी देर बाद जब 50,000 तीर छोड़े जा चुके थे, वी ने हुक्म दिया, पीछे हट जाओ। शार्प वॉरियर्स रेखों को तोड़ते हुए शांतिपूर्ण तरीके से कैंप वापस लौट गए। भाड़ में जाए पिन सेना! लिंगचेंग की दीवारों पर खड़े वी के सेनापति और सिपाही गुस्से से कांप रहे थे। उनके पास जवाब देने का कोई तरीका नहीं था। पिन के तीर बाकी राष्ट्रों के तीरों से 30% ज्यादा रेंज रखते थे। जंग के मैदान में एक विनाशकारी फायदा। तुसुई और वीशु कियांग अधिकारी करिन बीच तैनात थे। उन्होंने कहा, जनरल की रिपोर्ट, आज की तीर बरसात पूरी हो गई, पूरे 50,000 तीर छोड़े गए। कितने तीर बचे हैं? झांगफिंग ने सिर उठाकर पूछा। जनरल, तीरों की कमी नहीं है, तुसुई ने तुरंत जवाब दिया। जब वी सेना ने हमला किया था तब वी शहर में 5 लाख तीर थे। जंग के बाद जो तीर मैदान से मिले वो सब यहाँ लाए गए। अभी भी 3 लाख से ज्यादा तीर बचे हैं, काफी से ज्यादा। पुराने तीर नए तीरों से ज्यादा खतरनाक होते हैं, झांगफिंग ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। वी सेना को कल इनका असली स्वाद पता चलेगा। वो 7 दिन की हवा का जिक्र कर रहा था। पुराने खून झले तीर जिनसे लगने पर जख्म जल्दी साफ नहीं होता और इस युग में इन्फेक्शन मतलब मौत। कल, झांगफिंग ने हुक्म दिया, 20,000 शार्प वॉरियर्स को तैयार करना, 3 लाख तीर बरसाने हैं। जनरल, मतलब आप पहले तीर से दबाव बनाएंगे फिर कुछ करेंगे? तुरंत समझ गया।
वू यू बोल पड़ा, हमारी जानकारी के मुताबिक शहर में कम से कम 70,000 वी सेना है। बेसिक ट्रूप्स के अलावा वी की एलीट यूनिट्स भी हैं। सीधा भिड़ना मुश्किल होगा। न वी सेना को इतना बड़ा बनाओ, न मेरे पिन शार्प वॉरियर्स को कम समझो। झांगफिंग ने हल्का सा कॉन्फिडेंट मुस्कान दिया। ये युद्ध वानगार्ड बनकर लड़ने का मौका मांगता हूँ। वीक वैंग ने तुरंत कदम आगे बढ़ाकर कहा। उसको देखकर सारे अधिकारी एक साथ गरजे। जनरल, हम भी आदेश मांगते हैं। इस युद्ध में झांगफेंग की आवाज़ जैसे बज उठी। सारे 60,000 सिपाही वानगार्ड होंगे। कल तीरों से उनकी दीवारों को ठोककर मैं खुद आर्मी को संभालकर लिंगचैंग फोड़ूंगा। इस शहर को एक ही झटके में ले लेंगे। जनरल के आदेश का पालन होगा। अच्छा, झांगफेंग ने संतोष से कहा, जाकर आराम करो। सिपाहियों को अच्छा खिलाओ, अच्छा पिलाओ। कल खून की असली होली होगी। सब अधिकारी सलाम करके चले गए। झांगफेंग की आंखों में चिंगारी चमकी। लिंगचैंग टूट गया तो झाओ राज्य का दरवाज़ा खुल जाएगा और मैं झाओ को बर्बाद करने के अंतिम युद्ध से पीछे कैसे रह सकता हूँ। इसी वक्त झांगफेंग का दिल जोर से धड़का। काम कमांडर की जगह एक बेचैन पति और होने वाला पिता उभर आया। क्या यानर ने बच्चे को जन्म दे दिया? उसे दूसरे पल की भी देरी मंजूर नहीं थी। तुरंत खड़ा हुआ, चिट्ठी ली और कांपते हाथों से खोली। सिर्फ एक ही वाक्य लिखा था। यानर ने ड्रैगन और फीनिक्स ट्विंस को जन्म दिया। पहला पुत्र, दूसरी पुत्री। बस इतना ही। झांगफेंग की आंखें फट गई। कांपते हाथ, सांस रुकती हुई। मेरे वंश का उत्तराधिकारी, वो धीरे से बोला। एक बेटा, एक बेटी। स्वर्ग ने मुझे वाकई वरदान दिया है। 2 जन्मों में पहली बार उसके अपने खून का वंश आया। उसकी भटकती आत्मा को आधारित होने का सहारा मिल गया। बधाई हो लॉर्ड, झांगफेंग ने तुरंत कह दिया। झांगफेंग की आंखों में तेज भर गया। अब ये युद्ध सिर्फ प्रतिष्ठा का नहीं, मेरे बच्चों का भी है। मैं झाओ राज्य को जल्दी से तोड़कर घर लौटूंगा, यानर को अपनाने के लिए। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन बजा। बरीड कॉप्स रिवॉर्ड्स रेडी फॉर कलेक्शन। होस्ट, क्या आप एट्रीब्यूट्स रिसीव करना चाहते हैं? झांगफेंग ने गहरी सांस ली। लगता है वी शहर के सब लाशें दफन हो चुकी हैं। अब देखते हैं इस बार कितने एट्रीब्यूट्स मिले हैं। चैप्टर 215, चैप्टर 120, किस्मत का ऑफिशियल सील ट्रांसफॉर्मेशन, ज़ाओ फेंग की एक्साइटमेंट। सिलेक्शन ऑफ ट्रस्टेड एड्स का क्या हाल है? ज़ाओ फेंग ने पूछा, अपनी सोच को थोड़ा सा संभालते हुए। यहाँ है रोस्टर माय लॉर्ड, कृपया देखें। ज़ैंग मिंग ने एक बैम्बू स्क्रोल निकालकर इज्जत से हाथ में दिया। ज़ाओ फेंग ने स्क्रोल लिया और खोला। नाम की लाइन लग गई सामने। जैसे ही वो पढ़ रहा था, उनका लॉयल्टी वैल्यू भी उसकी आंखों के सामने चमक उठा। एक छोटा सा कार्विंग नाइफ निकालकर ज़ाओ फेंग ने लिस्ट चेक की। एक एक करके 12-13 नाम स्क्रैच कर दिए। जिनमें मैंने क्रॉस किया उनको रिजेक्ट कर दो, ज़ाओ फेंग ने धीरे से कहा, और नई ढूंढो। स्क्रोल फिर से ज़ैंग मिंग को फेंक दिया। जैसे आपका हुक्म माय लॉर्ड, ज़ैंग मिंग ने इज्जत से कहा और तुरंत निकल गया। जैसे ही ज़ैंग मिंग गया, ज़ाओ फेंग ने तुरंत सिस्टम को ऑर्डर दिया, क्लेम एट्रीब्यूट पॉइंट्स फॉर बेरिंग बॉडीज। होस्ट की ट्रूप्स ने 45,650 लाशें दफन की। टोटल 13,695 एट्रीब्यूट पॉइंट्स अर्न किए। 40,000 से ज़्यादा लोग दफन। लगता है लॉजिस्टिक्स आर्मी बाकी का काम संभालने आई होगी। ज़ाओ फेंग बिल्कुल शांत था। 10,000 प्लस एट्रीब्यूट पॉइंट्स इकट्ठा हो गए, जो पहले कभी नहीं हुआ था, और वो खुश था। तभी एक नई प्रॉम्प्ट पैनल पर आई। टोटल एट्रीब्यूट पॉइंट्स कलेक्टेड 10,000 से ज़्यादा हो गए हैं। क्या आप चाहते हैं कि 10,000 एट्रीब्यूट पॉइंट्स फेट ऑफिशियल सील के एट्रीब्यूट्स में कन्वर्ट करें? इनेबल क्लेमिंग एट्रीब्यूट पॉइंट्स थ्रू योर ट्रूप स्किल्स। आहा, तो इसीलिए एट्रीब्यूट पॉइंट्स चाहिए ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। समझ गया। ज़ाओ फेंग के चेहरे पर एक छुपी खुशी चमक उठी। बैटलफील्ड पर बॉडीज दफन करना लॉजिस्टिक्स आर्मी का काम होता था। मेन जनरल के रूप में ज़ाओ फेंग अपनी 50,000 स्ट्रॉन्ग लॉजिस्टिक्स आर्मी को कमांड कर सकता था, पर उनकी चेन शाओफू के अंडर थी। मतलब उनके दफन से मिलने वाले एट्रीब्यूट पॉइंट्स ज़ाओ फेंग क्लेम नहीं कर सकता था।
इसीलिए फेट ऑफिशियल सील का पावर मिलते ही जाओ फेंग ने हमेशा अपनी शार्प वॉरियर्स को लाशें दफन करने का हुक्म दिया। जनरल्स कंफ्यूज्ड हुए, फ्रंटलाइन ट्रूप्स काम क्यों कर रहे हैं जो लॉजिस्टिक्स आर्मी का काम है। पर जाओ फेंग की प्रेस्टीज के चलते सबने फॉलो किया। थोड़ा आर्मी के लिए डिसएडवांटेज था, पर जाओ फेंग के लिए मैसिव एडवांटेज। अब एक नया ऑप्शन आ गया, एट्रीब्यूट पॉइंट्स किल्स से कलेक्ट करना। चॉइस ऑब्वियस था, 10,000 पॉइंट्स इन्वेस्टमेंट है, फ्यूचर गेन्स अनइमेजिनेबल। कन्वर्ट, जाओ फेंग ने बिना हेजिटेशन के हुक्म दिया। होस्ट का ऑर्डर एक्सेप्टेड, डिडक्टिंग 10,000 अनएलोकेटेड एट्रीब्यूट पॉइंट्स, कन्वर्टिंग फेट ऑफिशियल सील एट्रीब्यूट्स। फेट ऑफिशियल सील जाओ फेंग के शरीर से फ्लोट हुआ, सिर्फ उसके लिए विजिबल। एक चमक उठी, फिर धीरे से फेड हो गई। कन्वर्जन सक्सेसफुल, इक्विप टू व्यू न्यू फेट ऑफिशियल सील एट्रीब्यूट्स। जाओ फेंग ने तुरंत इक्विप किया। मेन जनरल सील, आर्मी का कमांडर होने पर जब होस्ट लीड करेगा तो सब सबॉर्डिनेट सोल्जर्स का मोरल डबल हो जाएगा, कॉम्बैट पावर भी डबल। होस्ट अपने ट्रूप्स के द्वारा मारा गया एनिमीज का 30% एट्रीब्यूट पॉइंट्स गेन करेगा। ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट, एक्विजिशन रेट अब बस 10% कम है कंपेयर टू बैरियल्स। पर अब शार्प वॉरियर्स को दफन करने का काम नहीं देना पड़ेगा। जाओ फेंग में मुस्कुराते हुए सोचा, अब मैं डायरेक्टली बैटल से एट्रीब्यूट पॉइंट्स ले सकता हूँ, यह तो गेम चेंजिंग है। एक्सट्रैक्ट ऑल एट्रीब्यूट्स, उसने कमांड दिया। कंग्रेचुलेशंस, होस्ट ने ऑल एट्रीब्यूट्स 4,000 से एक्सीड कर लिए। रिवॉर्ड 1 फर्स्ट ऑर्डर ट्रेजर चेस्ट। कंग्रेचुलेशंस, होस्ट ने ऑल एट्रीब्यूट्स 5,000 से एक्सीड कर लिए। रिवॉर्ड 1 फर्स्ट ऑर्डर ट्रेजर चेस्ट। होस्ट ने ऑल एट्रीब्यूट्स 5,000 क्रॉस कर और ट्रू की प्राप्त किया। न्यू एट्रीब्यूट ट्रू की। अनाउंसमेंट्स के बाद एक हेलो ऑफ लाइट जाओ फेंग को एनगल्फ कर गया। फिजिकल बॉडी में एक और पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन का सेंसेशन हुआ। नॉर्मली एट्रीब्यूट पॉइंट्स कलेक्ट करने से ऐसा नहीं होता, पर मेजर ब्रेक थ्रू इन ऑल एट्रीब्यूट्स में ये फीलिंग आती है, पावर का मैसिव सर्ज। अपने कैंपेन्स में जाओ फेंग ने आर्मी को कमांड किया और फ्रंट लाइन्स पे खुद भी लड़ता रहा। एनिमीज के किल से मिलने वाले एट्रीब्यूट पॉइंट्स का कैलकुलेशन लिमिटलेस था। इसने ऑल एट्रीब्यूट्स को 5,000 प्लस मार्क तक पुश कर दिया। अब मेरा फिजिकल बॉडी अलोन 5,000 प्लस जिन फोर्स अनलीश कर सकता है। इस दुनिया में कौन मेरे एक पंच को हैंडल कर सकता है? शांग यू जैसे हिस्टोरिकल वॉरियर्स भी ये फोर्स नहीं रखते थे। जाओ फेंग एक्साइटमेंट में हंस पड़ा। इतनी पावर के साथ एंड ऑफ काइंड का विजन और भी अचीवेबल है। एट्रीब्यूट पॉइंट्स, एनिमीज, लॉन्जेविटी सब पॉसिबल है। फॉरेन ट्राइब्स भी कॉन्कर कर सकता हूँ। जाओ फेंग ने एट्रीब्यूट पैनल समन किया। होस्ट जाओ फेंग, एज 17, ट्रू की 786, Dantian vital energy abundant, stronger bursts. Strength 5,543, force unleashed directly. Speed 5,123, insane speed. Constitution 5,012, fast recovery, endless stamina, quick true key restoration. Spirit 5,031, spiritual power up to 21 Zhang, can absorb void heaven and earth energy. Lifespan 155 years plus 876 days. Merit points 563, convertible into free attribute points or skill points. जाओ फेंग के चेहरे पर एक स्मर्क ऑफ ट्रायम्फ था। आगे का रास्ता सिर्फ विक्ट्री और इमॉर्टैलिटी की तरफ खुला था। Chapter 216, Chapter 120, Fate Official Seal Transformation, Zhao Feng की Excitement, Part 2. Portable space, 39 cubic meters. Cultivation technique, Dragon Elephant Scripture. Martial techniques, Descending Dragon Palm, Explosive Fist. Realm divisions, gone. सब कुछ directly convert हो गया था into a true key attributes overview. Zhao Feng ने मुस्कुराते हुए सोचा, मेरा पूरा सिस्टम क्वांटिफाई हो गया है। पहले वो अपनी कल्टिवेशन टेक्निक प्रैक्टिस करता था ट्रू की को एनहांस करने के लिए। अब बस एट्रीब्यूट्स पिक करने से एनहांसमेंट पॉसिबल था। जाओ फेंग के लिए ये एक ट्रिमेंडस बून था। 4 ट्रेजर बॉक्सेस,
3 फर्स्ट ऑर्डर, 1 सेकंड ऑर्डर। झाओफंग सोचा, क्या वैल्यूएबल ट्रेजर्स मिलेंगे? प्रमोशन टू मेन जनरल, सेकंड ऑर्डर ट्रेजर बॉक्स, ऑल एट्रीब्यूट्स 3000 प्लस, फर्स्ट ऑर्डर ट्रेजर बॉक्स। टुडे 2 फर्स्ट ऑर्डर ट्रेजर बॉक्सेस। ओपन ऑल ट्रेजर बॉक्सेस। झाओफंग ने तुरंत कमांड दिया। पैनल ने तुरंत रिस्पॉन्ड किया। ओपनिंग फर्स्ट ऑर्डर ट्रेजर बॉक्स। 1000 टेल्स ऑफ गोल्ड obtained, high grade first order strength enhancing elixir recipe obtained, 200 gin of top grade fine iron obtained. Gold? Waste of box, झाओफंग सोचा। पहले यूजफुल होता, अब नहीं। अब तो इमॉर्टल्स लिका हाउसेस के नेटवर्क से पैसा कोई कमी नहीं। एलिक्सर रेसिपी? आई एम नॉट एन एल्केमिस्ट, यूजलेस, झाओफंग ने बुदबुदाया। फाइन आयरन? बहुत अच्छा, डिवाइन वेपन्स फॉर्ज करने के लिए टॉप क्वालिटी। अब फाइनली मार्शल टेक्निक फ्रॉम सेकेंड ऑर्डर ट्रेजर बॉक्स। यही चाहिए था। झाओफंग एक्साइटेड। सेकेंड ऑर्डर बॉक्स इक्वल्स हाई ग्रेड मिस्टीरियस ऑर्डर मार्शल टेक्निक। एक्सट्रैक्ट एंड कल्टिवेट। झाओफंग ने तुरंत स्टार्ट किया। सी ऑफ माइंड में ट्रेमर। एक ही मोमेंट में झाओफंग ने टेक्निक के रूडिमेंट्स ग्रास्प कर लिए। हाथ उठाया, ट्रू की फ्लो किया टेक्निक के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग। पाम में एनर्जी कंडेंस हो गई, रेड फ्लेम बन गई। ट्रू की का बेस यूज करके फ्लेम क्रिएट। नाउ दिस इज ट्रू कल्टिवेशन मेथड, झाओफंग ने सोचा। क्यूरियसली झाओफंग ने फ्लेम को टेंट में इधर उधर देखा, फिर वुडन टेबल पे फोकस किया। हाथ का कैजुअल वेव, ट्रू की फ्लेम टेबल पे लैंडेड और इंस्टेंट टेबल पूरा जल गया। नेक्स्ट डे आउटसाइड लिंचंग, किन आर्मी के 60,000 सोल्जर्स असेंबल्ड। झाओफंग चैरियट पे खड़ा था, शील्ड इन वन हैंड, ड्रैगन स्प्रिंग स्वॉर्ड इन द अदर। शार्प वॉरियर्स ऑफ किन, झाओफंग ने रोर किया, स्वॉर्ड हाई रेज करते हुए। विंड विंड विंड। 60,000 सोल्जर्स एक साथ अपने वेपन्स रेज किए। थंडरस रोर घूम गया बैटलफील्ड में। फेट ऑफिशियल सील के पावर से मोराल स्काई हाई। ये 60,000 सोल्जर्स क्या, वेटरन्स, बैटलफील्ड एलीट्स, exuding army strength equal to several 100,000. Stone throwing machines, archers, झाओफंग ने कमांड दिया, वॉइस बूमिंग। लेफ्ट राइट, dozens of messengers scattered. जनरल का ऑर्डर, स्टोन थ्रोइंग मशीन्स और आर्चर्स अपनी पोजीशन में। बैटल लाइंस ऑर्डरली लिंचंग की तरफ एडवांस कर रहे थे। झाओफंग के पास सिर्फ 20 स्टोन थ्रोइंग मशीन्स थे, पर इनफ डिटेरेंस के लिए। बिहाइंड देम 20,000 आर्चर्स स्टेडीली एडवांस कर रहे थे। लिंचंग के वॉल्स पे वी आर्मी के सोल्जर्स के फेसेस फियर से फिल्ड थे। जनरल गोंगसन, एक ऑफिसर बोला, इनके फॉर्मेशन से लग रहा है कि नामी फुल फ्रंटल असॉल्ट करने वाली है। दे वुडंट डेयर, गोंगसन आइन कोल्डली रिप्लाइड। हमारे पास 70,000 प्लस सोल्जर्स हैं लिंचंग में। किन का करेज इंप्रेसिव है, पर नंबर्स इनसफिशिएंट। वॉल्स के पीछे डिफेंस, फुल फ्रंटल अटैक इक्वल सुसाइड मिशन। पर जो उनका लीडर है झाओफंग, एक और वी जनरल ने फियरफुली कहा, लॉर्ड शिंगलिन भी उससे हार गए। बैटल ऑफ वी सिटी के टाइम से वी वूजी का डिफीट न्यूज स्प्रेड हो गया था। झाओफंग का नाम अब फेमस था। वी में वी वूजी इक्वल्स किन का बाइची इन हिज प्राइम, वॉर गॉड, इनविंसिबल। पर अब क्या? न्यूज सुन के डिसबिलीफ से डिस्पेयर। वॉर गॉड डिफीटेड बाय यंग किन जनरल, एडवांटेज डिस्पाइट नंबर्स, कुछ काम नहीं आया, मोराल कोलैप्स। नो वंडर लिंचंग डिफेंड करने वाले वी जनरल का फियर लेवल स्काई हाई था। झाओफंग सिर्फ लकी है और कुछ नहीं, गोंगसन आइन ने कोल्डली कहा। कंटेम्प्ट ड्रिपिंग था। अगर अटैक किया तो लिंचंग बनेगा उसका बरियल ग्राउंड। मैं इस डिसग्रेस को अपने लॉर्ड और फादर के लिए वॉश करूंगा। चैप्टर 217, चैप्टर 120, फेट ऑफिशियल सील ट्रांसफॉर्मेशन, झाओफेंग की एक्साइटमेंट, पार्ट 3। झाओफेंग ने दूर से किन आर्मी को देखा, आंखों में गुस्सा और हेट्रेड का डीप स्पार्क। उसके सामने खड़ा था गोंगसुन सिन, गोंगसुन सी का बेटा, जिसका बाप झाओफेंग के हाथों मारा गया था। वही का टाइम अब डिक्लाइन में था, केपेबल जनरल्स की कमी थी। लिंचैंग का डिफेंस एक क्रूशियल मिशन था और वही वूजी ने थाउजेंड्स ऑफ कैंडिडेट्स के बारे में सोचा, लेकिन फाइनली गोंगसुन फैमिली चूज किया। वही वूजी सिर्फ ट्रूप कमांडर नहीं, मैन की साइकोलॉजी भी समझता था। गोंगसुन सिन के बाप का खून झाओफेंग के हाथ हो गया था, ब्लड फ्यूड इररेकंसाइलेबल। प्लेस गोंगसुन सिन इन कमांड, गारंटीड कि वो डिफेंड करेगा टिल डेथ, सरेंडर इम्पॉसिबल।
किल, झाओ फेंग ने कमांड दिया, स्वॉर्ड पॉइंटेड फॉरवर्ड। इम्पैक्ट ऑफ हेवी आयरन हैमर्स, 20 स्टोन थ्रोइंग मशीन्स ने 20 मैसिव बोल्डर्स लॉन्च किए, नंबर कम पर पावर इमेंस। एरा के सबसे फॉर्मिडेबल वेपन्स, डिटोरेंट इफेक्ट जबरदस्त। वॉली ने वही सोल्जर्स को इंस्टेंटली क्रश किया, सिटी के कई बिल्डिंग्स कोलैप्स हो गए। किल, 20,000 किन आर्चर्स बोज इन हैंड सिटी वॉल्स के सामने स्प्रेड हुए, एक वॉली में 10,000 एरोज रिलीज हुए। बैटल सीजन्ड एरोज स्मियर्ड विद ब्लड एंड फिल्थ स्काई को डैप कर दिया। वही आर्मी प्रिपेयर्ड था फॉर एरो रेन, पर मैनी स्टिल फेल। एरो वुंड फेटल नहीं तुरंत, बट फिल्थ इन्फेक्शन, सेप्टिक फीवर, डेथ लाइकली विद इन 7 days। 3 लाख प्लस एरोज रेन करेंगे आज। 20,000 आर्चर्स ने फ्रैंटिकली फायर किया, ऑर्डरली एडवांस करते हुए कवरिंग मेजॉरिटी एरिया बिफोर लिंगचैंग। टाइम स्लिप हुआ, जैंग मिंग पीरियोडिक रिपोर्ट्स लाता। जनरल, वीव शॉट नियरली हाफ ऑफ आवर एरोज। जनरल, लेस देन 1 lakh arrows left. जनरल, लेस देन 80,000 एरोज रिमेनिंग। 80,000 एरोज से कम। झाओ फेंग का गेज शार्पन हुआ, मोमेंट आ गया। सिग्नल मैन, हीड माई कमांड, झाओ फेंग ने अथॉरिटी में बोला। प्रेजेंट, सिग्नल मैन एक साथ बोल उठे। वर्ड्स आई स्पीक नाउ रिपीट बाय एंटायर आर्मी, झाओ फेंग ने कमांड दिया। यस जनरल, सिग्नल मैन रिस्पॉन्डेड। सिंस टेकिंग कमांड आई लीड फ्रॉम द फ्रंट, कैपिटल कॉमेंडेंट फ्रंट, वानजियांग फ्रंट, डेप्यूटी जनरल फ्रंट। आज एज मेन जनरल आई झाओ फेंग विल डू द सेम, लीड बाय एग्जाम्पल, इंस्पायर आर्मी अनचेंज्ड। ऑल शार्प वॉरियर्स, सुनो मैं लीड करूंगा, तुम फॉलो। मेरे 600 स्ट्रॉन्ग पर्सनल गार्ड आर्मी विल फॉर्म सुपरवाइजरी टीम। जो भी रिट्रीट करेगा एग्जीक्यूटेड, इंक्लूडिंग मी। मेरा एक ही कमांड है, चार्ज। अगर मैं गिर गया, अटैक कंटिन्यू करना। अगर सिटी ब्रीच नहीं हुई, लास्ट मैन तक फाइट करना। सोल्जर्स, फॉलो मी एंड किल। झाओ फेंग के बेलों के साथ शार्प वॉरियर्स ने हॉर्सेस स्लैप किए, चैरिट ने लिंगचैंग की तरफ चार्ज स्टार्ट किया। फॉलो द जनरल, किल। दाकिन इलीट सोल्जर्स एक साथ रोर किए। डेप्यूटी जनरल्स और वानजियांग्स के कमांड में द ग्रैंड आर्मी लिंगचैंग की तरफ स्वीप कर रही थी। जनरल, ये किन सोल्जर्स पागल हो गए हैं? एक वही जनरल ने बोले, शील्ड फॉर्मेशन के पीछे सरप्राइज में। अटैक कर रहे हैं बिना सीज इक्विपमेंट, लैडर, असॉल्ट टावर नहीं। क्या ये सच में डेयर करते हैं? गोंग सुन सिन ने स्कॉफ किया। झाओ फेंग सिर्फ बार्क कर रहा है। लिंगचैंग वाइटल स्ट्रॉन्ग होल्ड, हाई एंड थिक वॉल्स, सीज इंजन्स नहीं, किन का ड्रीम ऑफ ब्रीच इम्पॉसिबल। झाओ फेंग डेस्परेट और रेकलेस है। वही जनरल्स ने नॉड किया, अग्री करते हुए। फोर्टिफाइड सिटी, नो सीज इंजन्स, मैडनेस ही लगता था। सोल्जर्स ऑफ वही, हीड माई कमांड, गोंग सुन सिन ने शाउट किया। आर्चर्स रेडी, जैसे ही किन आर्मी करीब आए, एरोज अनलीश करो। विदाउट सीज इंजन्स, किन डूम्ड। वी ओबे द जनरल। वही सोल्जर्स लाउड रिस्पॉन्स। उन्होंने ऑब्जर्व किया, किन आर्मी मोरेल हाई पर सीज इंजन्स एब्सेंट, ऊपर से सेफ फील कर रहे थे। झाओ फेंग लॉन्ग क्वेन स्वॉर्ड हाथ में चैरियट के साथ चार्ज कर रहा था। शार्प वॉरियर्स पीछे लगभग 10 जैंग दूर। झाओ फेंग, तुम डेथ के साथ खेल रहे हो। गोंग सुन सिन ने लीड चैरियट पे खड़े झाओ फेंग को इंस्टेंटली रिकॉग्नाइज किया। मर्डरस इंटेंट, स्वॉर्ड ड्रॉ, रिलीज एरोज, किल हिम। वही सोल्जर्स जो पैरापिट्स के नीचे हाइड कर रहे थे स्टैंड अप हुए। शील्ड्स के पीछे बोज रेज हुए, पर जैसे ही एक्सपोज हुए, डेंस रेन ऑफ एरोज आसमान से गिर गया। वही सोल्जर्स कट डाउन। जो लकी बचे क्विकली फायर बैक। एरोज एवरी डायरेक्शन से फ्लाई हुए। झाओ फेंग फियरलेस, शील्ड एक हाथ में, लॉन्ग क्वैन स्वॉर्ड दूसरे हाथ में, कटिंग एरो आफ्टर एरो। बिहाइंड झाओ फेंग थाउजेंड्स ऑफ शार्प वॉरियर्स वैंगार्ड में शील्ड होल्ड किए। वही आर्मी का एरो बराज, कैजुअल्टी हुए पर एडवांस स्लो नहीं हुआ। विदाउट सीज इक्विपमेंट, लेट्स सी तुम कैसे ब्रीच करते हो। गोंग सुन सिन ने स्नियर किया। झाओ फेंग रैपिडली अप्रोचिंग सिटी गेट्स, नो सीज इंजन्स, आर्मी डेड बीनीथ द वॉल्स, एडवांस इम्पॉसिबल अनलेस गेट्स खुले। Chapter 218, Chapter 120, Fate Official Seal Transformation, झाओ फेंग की एक्साइटमेंट, Part 4। पर जब भी गॉन्सानची ने देखा कि चिन आर्मी अप्रोच कर रही है बिना एक भी सीज हैमर के, उसने अपने आप में ही स्नियर किया। ये लोग डेथ के साथ खेल रहे हैं।
और सिर्फ वो नहीं, हर वे आर्मी का सोल्जर सेम फील कर रहा था। उन्होंने कभी ऐसा अटैक नहीं देखा था। पर जैसे ही झाओ फेंग सिटी गेट रीच किया, उसने लॉन्ग क्वान स्वॉर्ड रेज किया, दांतियान में ट्रू की मोबिलाइज की और एक ही स्लैश मारा। फियर्स ब्लेड ऑफ लाइट इंस्टेंटली हवा में टियर कर गया। बूम! स्टर्डी सिटी गेट एक ही स्ट्रोक में शैटर हो गया। स्पाइडर वेब जैसे क्रैक्स फैल गए। गेट फ्रैगमेंट्स में कोलैप्स हो गया। आयरन शार्ड्स हर तरफ स्कैटर हुए। काउंटलेस वे सोल्जर्स इंस्टेंटली किल्ड। गेट के पास के सोल्जर्स एक ही हार्ट बीट में डेसिमेटेड। जो पीछे थे सिर्फ टेरर से स्टेयर कर सकते थे। झाओ फेंग ने गेट सिंगल स्विंग में तोड़ दिया। मॉन्स्टर जैसे लग रहा था। किल! झाओ फेंग का एक्सप्रेशन इम्पैसिव, स्वॉर्ड फॉरवर्ड स्वीप करता गया। चैरियट ड्राइव करते हुए झैंग मिंग भी बिल्कुल काम। 3 हॉर्स चैरियट फियर्सली सिटी में चार्ज किया, व्हील्स के स्पाइक्स घूम के सराउंडिंग वे सोल्जर्स को टियर करते हुए। सिटी के अंदर झाओ फेंग ने रिस्ट्रेंट छोड़ी नहीं। लॉन्ग क्वान स्वॉर्ड स्विंग की, एक के बाद एक वेव ऑफ स्वॉर्ड जी रिलीज की। वे सोल्जर्स का स्वॉथ कट डाउन। Killed a way soldier, gained 1 point strength. Killed a way soldier, gained 1 point speed. Killed a way soldier, gained 1 point true key. Killed a way soldier. जैसे ही झाओ फेंग एनिमी स्लॉटर करता, नोटिफिकेशंस माइंड में साउंड होती, पर ऑल एट्रीब्यूट्स 5000 प्लस के बाद हर ऑर्डिनरी सोल्जर सिर्फ 1 पॉइंट पर एट्रीब्यूट देता। अब के लिए ये रेगुलर सोल्जर्स ट्रैश मॉब्स जैसे हैं, एक्सपीरियंस काफ़ी नहीं अब। झाओ फेंग ने ब्रीफली सोचा, फिर समझ गया रीज़न। ऑल एट्रीब्यूट्स 5000 प्लस क्रॉस, न्यू एट्रीब्यूट पिकअप भी ऐड हुआ। न्यू टियर पावर में एंटर, ये रियलाइजेशन अफेक्ट नहीं करता। झैंग मिंग चैरियट ड्राइव किया, एनिमी रैंक्स प्लाउ करते हुए, झाओ फेंग स्वॉर्ड स्विंग करते हुए फो आफ्टर फो किल कर रहा था। सिटी गेट ब्रीच हो गया। द किन एलीट सोल्जर्स शील्ड्स रेज करके फ्यूरियसली सिटी में चार्ज कर गए। वे सोल्जर्स के लिए अब प्रे बन गए। किल! किल! एलीट सोल्जर्स सिटी स्टॉर्म करते हुए रोर किए, फिरोशियसली वे आर्मी स्लॉटर करते हुए। वॉच टावर पे गॉन्सानशिन स्टंट था। पूरिंग किन फोर्सेस को देखा डिसबिलीफ। व्हाट्स हैपनिंग? हाउ डिड जिन आर्मी ब्रेक थ्रू द गेट? इम्पॉसिबल! गॉन्सानशिन पैनिक में शाउट किया, पर लिन चंग के लिए ऑलरेडी टू लेट। काउंटलेस किन सोल्जर्स सिटी में रश किए। डेप्यूटी जनरल्स और वान जियांग्स लीड कर रहे थे। स्लॉकर फ्रेनेटिक। फेट ऑफिशियल सील का ब्लेसिंग कॉम्बैट प्रावेस और मोराल डबल्ड। हर दाकिन एलीट सोल्जर मल्टीपल आर्मर्ड मैन से फाइट कर सकता था। इवन वे वुजी के एलीट ट्रूप्स भी झाओ फेंग के शार्प वॉरियर से डिफीट हो जाते। अबैंडन द चैरियट, झाओ फेंग बेलोड। चैरियट से लीप किया, वॉच टावर की तरफ चार्ज। झैंग मिंग क्लोज फॉलो। रीजन झाओ फेंग ने सीज इक्विपमेंट नहीं लाया सिंपल था, अपनी स्ट्रेंथ काफ़ी थी सिटी गेट ब्रेक करने के लिए। ट्रू की मोबिलाइज किए बिना भी टेरिफाइंग फोर्स एक ही पंच में गेट को शैटर कर सकता था। झाओ फेंग अलोन इक्वल्स टू आर्मी ऑफ थाउजेंड्स। डोंट पैनिक, रिपेल द एनिमी, दोज हु रिट्रीट विल बी किल्ड। वे सोल्जर्स वॉच टावर पे डिसरे में, मोराल कोलैप्स हो गया। शॉक ऑफ किन ब्रीच या झाओ फेंग का वे वुजी डिफीट उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। फ्रंटलाइन डिफेंस सिर्फ आर्चर्स। झाओ फेंग एडवांस करते हुए फोर्स स्लॉटर करता, पाथ पेव्ड विद कॉर्प्सेस ऑफ वे सोल्जर्स। ब्लिंक में वॉच टावर स्टॉर्म कर गया। झाओ फेंग! ब्लड सोक झाओ फेंग चार्ज करते देखा, स्क्वाड ऑफ सैवेज किन सोल्जर्स पीछे। गॉन्सानशिन और वे सोल्जर्स एक्सप्रेशंस प्योर हॉरर। Kill! Simple wave of Zhao Feng sword, sharp warriors rush out, long spears and blades swing. Wild slaughter. Battle for Lincheng already decided. Time pass हुआ, लिनचंग में स्लॉटर अभी भी unabated. Next day. एक दिन और रात पास, next day to streets littered with corpses, some way soldiers surrendered, kneeling in terror. General, Tu Sui and Chang Han excitedly approach, Lincheng taken, great victory, casualties less than 10,000, enemy killed 20,000, captured 30,000, Wei main general slain, road to Zhao state opened by you general. Good. Zhao Feng laughed heartily, sharp light in his eyes fading. Issue my command,
logistics army accelerate, clean the battlefield. Tu Sui, Zhao Feng grimly, clear the city, kill Wei soldiers pretending dead or refusing surrender, severely wounded, don't spare, surrendered, guard strictly, kill if move, wounded to wounded soldier camp immediately. Yes, General. Tu Sui and Zhang Han in unison. Zhang Ming, Zhao Feng, order army to rest one day. Tomorrow march Zhao State. Gaze north to Zhao State, anticipation in eyes. Lincheng fallen. Wei soldiers escaped. News reach Wei में several days लगेंगे. ये days crucial. Zhao State completely off guard. Zhao Feng का favorite strategy surprise attack, bold risky maneuver. Yes, General. Zhang Ming replied enthusiastically. Orders given, finally stays to sit that 2 days relentless fighting, somewhat exhausted despite formidable constitution. Zhao State, Jinyang Territory. Senior General less than 10 miles to Jinyang, Zhao officer reported to Lianpo. Great King deployed army over 100,000 to defend Jinyang. Yanju commander, once we reach can join and resist Qin army. Jinyang 100,000 plus army, prefecture soldiers impossible to stop Qin army. Great King, sigh, deluding himself, Lianpo helpless. Senior General hurry, less than 20,000 men left, Qin army relentlessly pursuing, only safe at Jinyang. Messenger suddenly ran over, grim expression. Report Senior General new from Jinyang. Chapter 219. Chapter 121. Zhao Feng strikes. Shockwaves through Qin and Zhao. लेनपो ने मैसेंजर को स्टर्नली देखा। इतनी पैनिक में क्या हुआ? मैसेंजर का चेहरा डर से भरा था। जिनयांग ने गेट्स बंद कर दिए हैं। मुझे अंदर एंट्री तक नहीं दी जा रही है रिपोर्ट करने के लिए, उसने कहा। मैंने क्लियरली बता दिया कि सीनियर जनरल को किन आर्मी परस्यू कर रही है, लेकिन जनरल यांजू जो सिटी गार्ड कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि सीनियर जनरल ने अपना फाइनल लेटर ऑलरेडी लिख दिया है। ग्रेट किंग चाहते हैं कि सीनियर जनरल किन के साथ आखिर तक लड़े, लास्ट सोल्जर तक। अब पूरा ज़ाओ जानता है सीनियर जनरल ने किन से कितनी ब्रेव कॉन्फ्रंटेशन की। लोग किन को दुश्मन मानते हैं। अगर सीनियर जनरल वापस आया तो ज़ाओ के लिए अच्छा नहीं होगा। सो मैसेंजर का वॉइस ट्रेपिडेशन से भरा था और वो हेड लोअर करके और ज़्यादा नहीं बोल सका। लेनपो के एजेड फेस पे बिटर स्माइल आई, फिर बड़ी हंसी का आउटब्रेक हुआ। लेनपो की लाफ्टर कैंप में एको हुई, लेकिन उसमें छुपा सौरो सबको क्लियरली सुनाई दिया। सीनियर जनरल, ज़ाओ जनरल्स उसको देख रहे थे, आईज में सैडनेस। उस वक्त उन्होंने वही फील किया जो लेनपो फील कर रहे थे। पूरा ज़ाओ स्टेट उनको अबैंडन कर चुका था। लेनपो का फाइनल लेटर कोर्ट को शेक कर चुका था और दोज विद अल्टीरियर मोटिव्स के हेल्प से पूरे ज़ाओ में स्प्रेड हो गया। ये लेटर पूरे स्टेट में किन के लिए हेट्रेड भर रहा था, फाइटिंग स्पिरिट इग्नाइट कर रहा था, और इसीलिए लेनपो को मरना ही था। अगर वो जीता और वापस आया तो फाइनल लेटर का इम्पैक्ट जोक बन जाता, इंस्पिरेशन जो दिया वो वेस्ट हो जाता। ऑफकोर्स ये सिर्फ कुछ रीजंस थे। सबसे क्रूशल, ज़ाओ यान को लेनपो जीता नहीं देखना चाहता। बाहर से देखा जाए, लेनपो अलोन वर्थ 1,000 आर्मीज, इनवैल्यूएबल जनरल, लेकिन ज़ाओ यान को फर्क नहीं पड़ता। ज़ाओ की डायर सिचुएशन में भी उसके दिमाग में सिर्फ एलिमिनेट राइवल्स चल रहा था, और लेनपो था सबसे डेंजरस राइवल। मेरी लाइफ तो बैटल ऑफ चैंगपिंग में ही कंट्री के लिए फोरफिट हो गई थी। डेकेड से मैं एक मेगर एग्जिस्टेंस क्लिंग करके जी रहा था। लगता है अब टाइम आ गया। फाइनल लेटर छोड़ दिया। वाकई मेरे पास अब जीने का फेस नहीं बचा। लेनपो बिटरली लाफ किया। पर जनरल्स को देख के जो साथ रहे, लेनपो के आईज में शेम भी दिखा। मैंने आप सबको इन्वॉल्व करके गलत किया। अगर आप क्लोज नहीं होते तो ये प्रेडिकमेंट फेस नहीं करते। किन आर्मी फॉर्मिडेबल है और हमारा कोई रिट्रीट पाथ नहीं है। मैं आपसे इंसिस्ट नहीं करूंगा कि अपनी लाइफ सैक्रिफाइस करो कंट्री के लिए। हो सकता है ये नेशन ट्रूली बियॉन्ड सेविंग हो। अगर कोई लीव करना चाहे
मैं रोकता नहीं। इस बात पे अबाउट अ डजन जाओ जनरल्स नील कर गए लेनपो के सामने। सीनियर जनरल, मैंने आपके साथ डेकेड से फाइट किया। मेरा लाइफ हमेशा आपका रहा है। सीनियर जनरल, अगर ब्रेव एंड मीट करने को रेडी है तो मैं अपना पोस्ट डिजर्ट कैसे कर सकता हूँ? मैं सीनियर जनरल के साथ मरूंगा, नो रिग्रेट्स। लेनपो ने नीलिंग कमांडर्स को देखा, स्माइल क्रॉस हुआ लेकिन रिमॉर्स ज्यादा था। हम किन के एनिमीज हैं, पर अगर आप किन में होते शायद आज ऐसी सिचुएशन में नहीं होते। अगर लॉर्ड चुनपिंग थ्रोन इनहेरिट करता तो जाओ शायद स्टैंड कर सकता था अगेंस्ट किन, शायद लैंड यूनिफाई भी कर सकता था। अब टू लेट। लेनपो विस्टफुली स्माइल किया। दिल में ग्रेटेस्ट होप फॉर सक्सेशन जाओ ई था, लेकिन थ्रोन जाओ यान ने सीज किया। सब कुछ लेट। लेनपो रिग्रेट भी फील कर रहा था। जाओ यान ने स्कीम से थ्रोन ग्रैब किया, आर्मी नहीं रेज की जाओ ई को हेल्प करने के लिए। तब शायद ऐसी सिचुएशन फेस नहीं करते। पर अब सिर्फ फ्लीटिंग थॉट है। किन आर्मी 10 माइल से कम दूर है। कंटिन्यू रिट्रीट टुवर्ड्स जिनयांग सिटी। लेनपो ग्रेव टोन में कमांड दिया। सीनियर जनरल। डेप्यूटी जनरल कंफ्यूज्ड और एंग्री। जिनयांग गेट्स नहीं खोल रहा, फिर वहां क्यों जा रहे हैं? किन आर्मी ने कुलियांग ब्रीच किया और कैचअप कर रहा है। जिनयांग नेक्स्ट टारगेट है। अगर हम ईस्ट में स्टेशन करें तो इम्पैक्ट किन आर्मी पे क्या होगा? लेनपो ने कामली पूछा। जाओ जनरल समझे। अगर ईस्ट में स्टेशन तो किन आर्मी वॉरी रहेगी, डेयर नहीं करेगी अटैक। बस वेट करना होगा किन अटैक करे जिनयांग, फिर एम्बुश फ्रॉम फ्लैंक। सिटी कैप्चर नहीं होने देंगे। एक जनरल क्विकली ग्रैस्प किया प्लान। इस बैटल में विन या लूज मैं सर्टेनली मरूंगा। ग्रेट किंग स्पेयर नहीं करेगा, लेकिन आप? लेनपो ने कमांडर्स को देखा, कॉमरेड इन आर्म्स। आईज में वो वार्मथ थी जो सारे सोल्जर के लिए कमांडर फील करता है। आप मेरी वॉर जनरल्स हैं, जूनियर्स, ब्रदर्स। मैं आपको डेथ के लिए लीड नहीं कर सकता। ईस्ट ऑफ जिनयांग स्टेशन करना ये आपका एक चांस ऑफ सर्वाइवल है। जाओ जनरल्स एक्सप्रेशंस मूव हुए। सीनियर जनरल। वी विल फॉलो सीनियर जनरल टू डेथ, वन प्लेज्ड। वी फियर नो डेथ, ऑल शाउटेड इन यूनिसन। इनफ, लेनपो हैंडवेव किया। नो मोर वर्ड्स। ऑर्डर मार्च, ईस्ट ऑफ जिनयांग स्टेशन। डिटर किन आर्मी। लास्टिंग आई कैन डू फॉर जाओ। वी ओबे योर कमांड। जाओ जनरल्स कोरिस्ट हुए। एट द किन कैंप, सीनियर जनरल। Chapter 220, Chapter 121, Zhao Feng arrives, Shocking Qin and Zhao, Part 2। स्काउट रिपोर्ट करता है कि लियनपो अब भी जिनयांग की तरफ रिट्रीट कर रहा है और अब वो सिटी से सिर्फ कुछ ही माइल्स दूर है, यांग द्वानहे ने रिपोर्ट दिया। स्ट्रेंज बात यह है कि लियनपो सिटी में एंटर नहीं हुआ बल्कि जिनयांग के ईस्टर्न साइड में कैंप लगा रहा है, उसने ऐड किया। वांग जियान थोड़ी देर सोचकर बोला, लगता है लियनपो सिटी में एंटर नहीं कर सकता। सीनियर जनरल, इसका क्या मतलब है? यांग द्वानहे हैरान होकर पूछा। देखो, लियनपो पूरा ये रिट्रीट सिर्फ इसलिए कर रहा है ताकि जिनयांग के डिफेंस में फॉल बैक करे। तो फिर क्यों सिटी में नहीं जा रहा? यांग द्वानहे कंफ्यूज हुआ। वांग जियान ने हल्का सा स्माइल दिया। तुमने लियनपो का फाइनल लेटर सुना होगा ना? ये अब पूरे जाओ स्टेट में स्प्रेड हो चुका है। इस लेटर की वजह से पूरा जाओ बिटरली यूनाइटेड है अगेंस्ट किन। सच में लियनपो का प्रेस्टीज जाओ में बहुत हाई है। जाओ के किंग का मूव काफी कनिंग है, यांग द्वानहे ने ग्रेवली कहा। किंग ऑफ जाओ ने लेटर के फ्लेम्स को फैन करके किन के खिलाफ हेट्रेड और फाइटिंग स्पिरिट और भी बढ़ा दिया। लेकिन एक और की पॉइंट है, किंग ऑफ जाओ चाहते हैं लियनपो डेड। 2 birds with 1 stone, वांग जियान ने कूल चकल के साथ कहा। जब वांग जियान ने सुना कि किंग ऑफ जाओ लियनपो का लेटर प्रमोट कर रहा है, तब उसने इंटेंशन समझ लिए। लियनपो ओल्ड है पर फाइट कर सकता है, और वो है जो किन सबसे ज्यादा डरता है। सच टैलेंट। लेकिन किंग ऑफ जाओ चाहते हैं कि वो मरे। अगर किंग इतना इनकॉम्पिटेंट है तो जाओ कैसे सर्वाइव करेगा?
यांग द्वानहे थोड़ी साय के साथ बोला, लिएनपो, कितना पिटी है। वांग जियान ने रिग्रेट के साथ बोला, अगर वो हमारे किन में बॉर्न होता, अब वो अनपैरेलल्ड सीनियर जनरल होता। यांग द्वानहे ने भी सॉरोफुल नोट दिया। फिर भी ये ओल्ड जनरल लिएनपो अपनी फाइनल आवर में भी किन को कन्फ्रंट करना नहीं भूला। ईस्टर्न साइड ऑफ जिनयांग में स्टेशन करके वो सिटी के झाओजुन के साथ कोऑर्डिनेटेड डिफेंस फॉर्म कर रहा है। सिर्फ वेट कर रहा है किन के अटैक का, ताकि सरप्राइज स्ट्राइक कर सके। कितना श्रूड टैक्टिक है, वांग जियान ने एडमायर के साथ बोला। उसकी एबिलिटी से वो नेचुरली लिएनपो के इंटेंशंस को एक ग्लांस में देख गया। ये लिएनपो सच में एक ऑब्स्टिनेट आदमी है। किंग क्लियरली चाहते हैं उसको डेड, फिर भी वो झाओ के लिए फाइट कर रहा है। यांग द्वानहे हेल्पलेसली बोला, अगर कोई और होता, होपलेस सिचुएशन में तुरंत डिफेक्ट करके सरेंडर कर देता। इसीलिए वो है लिएनपो। वांग जियान लाफ के साथ बोला, रिस्पेक्ट के साथ, और कोई येटसिन नहीं। तो अब हमारी आर्मी क्या करेगी? यांग द्वानहे ने पूछा। एडवांस कंटिन्यू, वांग जियान ने इमीडिएटली ऑर्डर दिया। वांग बेन को बोल दो, ईस्टर्न साइड ऑफ जिनयांग का डिटूर लो, लिएनपो को पहले डील करो। अंडरस्टूड, यांग द्वानहे ने नोट किया। लिएनपो ओ लिएनपो, ईस्टर्न साइड में स्टेशन करना प्लान सही है, लेकिन एक चीज़ तुम सॉल्व नहीं कर सकते। किंग ऑफ झाओ तुम्हें मारना चाहते और जिनयांग के झाओजुन तुम्हें सपोर्ट नहीं करेंगे। तुम आइसोलेटेड हो, सप्लाईज नहीं। जब तक मैं तुम्हें अनाइलेट कर दूं, आई स्टिल कैन अटैक जिनयांग। थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा बस। पहले लॉर्ड वुआन ने तुम्हें डिफीट नहीं किया, अब मैं वांग जियान तुम्हें देखूंगा अपनी फाइनल जर्नी पे। वॉर जनरल होने के नाते बैटलफील्ड में मरना तुम्हारा अल्टीमेट फेट है। नेक्स्ट डे, जस्ट 3 माइल्स डोर जिनयांग सिटी के माइटी किन आर्मी फॉर्मेशन में रेडी थी अटैक के लिए। ईस्टर्न साइड ऑफ जिनयांग सिटी में झाओजुन का कंटिंजेंट बस 20,000 मैन स्टेशन था, हॉर्न शेप डिफेंस बनाए अगेंस्ट किन आर्मी। लगता नहीं किन आर्मी अभी अटैक करेगी सिटी, यानजू ने स्लोली बोला, वॉल्स के अक्रॉस किन फोर्सेस देखते हुए। ऑफ कोर्स अभी अटैक करने की हिम्मत नहीं है किन आर्मी को। लिएनपो ईस्टर्न साइड में है। अगर किन ने अटैक किया, ओल्ड जनरल सरप्राइज असॉल्ट लीड करेगा। इवन अभी भी झाओ की स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहा है, डेप्यूटी जनरल बोला। यानजू ने साइड ग्लांस किया, कुछ नहीं बोला, ना ही एको किया। किन आर्मी फॉर्मिडेबल है, सिटी डिफेंसेस रेडी करो, यानजू ने ग्रेवली कहा। वांग जियान फियर्स किन जनरल है, उसकी पर्सनल कमांड इंश्योर्स लिशियस बैटल। यानजू ने लिएनपो को कंप्लीटली इग्नोर किया। नियर बाय झाओ जनरल बोल उठा, जनरल क्या सच में लिएनपो और उसके मेन को सिटी में अलाउ नहीं करेंगे? किन आर्मी हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स है। हॉर्न शेप डिफेंस से भी अगर किन फ्लैंक से सराउंड करे, वो सर्वाइव नहीं करेंगे, डेथ सेंटेंस है। यस जनरल, ओल्ड जनरल पूरी लॉयल्टी के साथ झाओ के लिए है। क्या हम सच में वॉच करेंगे उसको किन आर्मी के हाथ मरने? वो हमारे स्टेट का कॉर्नरस्टोन है। अगर वो मरे, फाउंडेशन कोलैप्स हो जाएगा। प्लीज लेट द ओल्ड जनरल एंटर द सिटी। कुछ और झाओ जनरल्स प्लीड करने लगे, होपिंग यानजू लिएनपो को अलाउ करे। लिएनपो का प्रेस्टीज हाई था, ये मोमेंट उसका क्लियर रिफ्लेक्शन था। लेकिन जनरल्स के प्लीज सुनकर डिस्गस्ट यानजू के आईज में फ्लैश हुआ, एंगर राइज हुआ। ऑल ऑफ यू शट अप, यानजू कोल्डली स्नैप किया। जनरल, झाओ जनरल्स ट्रेपिडेशन में। जनरल लिएनपो डिवोटेड है झाओ के लिए, लेकिन सिटी में एंटर ना करना मेरी मर्जी नहीं, किंग का विल है। और लिएनपो ने ये सिचुएशन खुद क्रिएट की। अगर नहीं होता फाइनल लेटर, अगर नहीं होती ऑब्स्टिनेसी, तो ये सब कैसे पता चलता? अब पूरा झाओ यूनाइटेड है अगेंस्ट किन। अगर लिएनपो बचा, मोराल ऑफ सोल्जर्स और लोग टोटली डिस्ट्रॉय हो जाता। तो यानजू के वर्ड्स में क्रूएल ट्रूथ छुपा था, चाहे कुछ भी हो, लिएनपो डूम्ड है।